हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल इंडिया की एंड डिजिटल इंडिया से लिंक कौन कौन से बिजनेसेस हैं विच आर मैसिवली बेनिफिटिंग। बिकॉज जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिया को जब हम बिल्ड कर रहे हैं डिजिटली तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देर आर कंपनीज विच आर हेल्पिंग टू मेंटेन ऑल द आइडेंटिटी ऑफ पीपल। देर आर कंपनीज विच आर देयर इनटू ई सिग्नेचर ऑफ सर्विसेज। देन देर आर कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इनटू प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। फिर इंडिया में लिस्टेड फिनटेक्स भी हैं जो एक्चुअली आज प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। इसके अलावा देर आर कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इनटू SaaS स्पेस, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अलावा देर आर कंपनीज विच आर इनटू डिजिटल कंटेंट। तो आइडिया क्या है डिजिटल इंडिया को पढ़ने का, दैट देर आर दीज सम ऑफ दीज कंपनीज आर बिल्डिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट बिकॉज जब भी हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग डिजिटल इज़ दैट कि इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट्स बहुत फास्ट है। ग्रोथ रेट्स क्यों फास्ट है? बिकॉज एवरीथिंग वाज बीइंग डन फिजिकली अर्लियर एंड नाउ थिंग्स आर बेसिकली मूविंग टू द डिजिटल इकॉनमी। तो जब भी हम डिजिटल इकॉनमी का डिस्कशन करते हैं, सो दीज आर द प्लेयर्स और दीज आर द सब इंडस्ट्रीज दैट विल बी स्टडिंग इन दिस वीडियो। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर? तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का कंपनीज है विच आर हेल्पिंग टू बिल्ड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम फिनटेक्स की डिस्कशन करेंगे। फिर हम जो डेटा बेसिस हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। देयर आर डेटा बेसिस प्रोवाइडर्स विच आर लिस्टेड इन इंडिया एंड एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट लिस्टेड टू प्योर डेटा बेस प्रोवाइडर्स जो जियो स्पेशल सर्विसेज के अंदर हैं, उनके भी डिस्कशन करेंगे। फिर देर आर एक्सचेंजेस विच आर बेसिकली लीडिंग टू दिस ट्रेंड। फिर देर आर कंपनीज विच आर इनटू डिजिटल कंटेंट। फिर हम अकाउंट एग्रीगेटर्स की बात करेंगे कि अकाउंट एग्रीगेटर्स कौन कौन है। फिर देर आर कंपनीज विच आर प्योरली इनटू ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है विच हेल्प इनटू आइडेंटिटी सर्विसेज। फिर हम ई कॉमर्स प्लेयर्स की बात करेंगे, क्विक कॉमर्स का भी डिस्कशन हम ई कॉमर्स में करेंगे। एंड फाइनली वील बी डिस्कसिंग कंपनीज विच आर इनटू डीमैट सर्विसेज। पर जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में देर आर 3 लेयर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली लेयर क्या है? डेटा लेयर। तो जब हम डेटा लेयर का डिस्कशन करेंगे तो वील डिस्कस ई गवर्नेंस कंपनीज एंड स्पेशली जो आपकी डेटा बेसिस है उनका हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज जो डेटा लेयर है दैट इनेबल्स कंसेंटेड सिक्योर शेयरिंग ऑफ डेटा यूजर्स विच डिसाइड हाउ टू यूज देयर डेटा। माने जो यूजर्स है अपना डेटा यूज़ करना अलाउ करते हैं। तो इस चीज़ को पूरा इस चीज़ के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेमेंट्स लेयर है। तो पेमेंट्स लेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 2016 तक इंडिया मोस्टली कैश यूज़ करती थी, बट इन 6 years इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। सो पेमेंट लेयर कंपनीज भी हैं, तो यहाँ पे हम फिनटेक्स का भी डिस्कशन करेंगे दैट हाउ सम ऑफ द फिनटेक्स आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। फिर फाइनली हम आइडेंटिटी लेयर बिजनेसेस की बात करेंगे। बेसिकली दिस मीन्स गिविंग एवरी रेजिडेंट अ यूनिक ID, एवरी वन कैन प्रूव आई एम हु आई क्लेम टू बी। तो आइडिया ऑफ द वीडियो इज कि जो कंपनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल कर रही हैं उन बिजनेसेस का हम डिस्कशन करेंगे। एंड इस वीडियो को हमने 8 to 9 पार्ट्स में डिवाइड करा है बिकॉज हर एक सब पार्ट के अंदर कोई बिजनेस डिफरेंट काम कर रहे हैं, एक सब इंडस्ट्री डिफरेंटली काम कर रही है। एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इंडस्ट्री एनालिसिस दैट वी आर डूइंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया का, जब हम अडॉप्शन देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंडिया में परसेंटेज ऑफ पीपल विद स्मार्टफोन्स हैज़ गॉन फ्रॉम 15% टू ऑलमोस्ट 66 to 70% इन 2022। तो 15-16% ये 2014 में होता था। कॉस्ट ऑफ 1 GB ऑफ डेटा देखते हैं तो इंडिया में आज लोएस्ट कॉस्ट है 1 GB ऑफ डेटा का, तो इट इज़ 7 रुपीज़। एक्चुअली में इफ़ यू गो टू एनी यूरोपियन कंट्री और सिंगापुर और अदर प्लेसेस द कॉस्ट ऑफ डेटा ओवर देयर इज़ रियली हाई। तो इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑफ डेटा भी बहुत कम है। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ द वीडियो। तो हम कौन कौन से सब सेगमेंट्स ऑफ प्लेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर आप यहाँ पे पूरे सब सेगमेंट्स देखते हैं इंडस्ट्री के, तो फर्स्ट वील बी डिस्कसिंग द डिजिटल कंटेंट कंपनीज। इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? इसमें सारेगामा, टिप्स, ऑल्ट बालाजी, Z5 एंड नेटवर्क 18 जैसे बिजनेसेस आते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर बिजनेस का डिस्कशन करेंगे तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, न्यूजन सॉफ्टवेयर, रेडगेन, ऑरिकल, न्यूक्लियस और एसेलिया केल करके यहाँ पे एक बिजनेस आता है। फिर जब हम फिनटेक्स का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे पेटीएम, नियोजिन, पॉलिसी बाजार, जैगल, जियो, पूनावाला, बिरला एंड बजाज फाइनेंस आते हैं। फिर जैसे हम ई कॉमर्स का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे नायका, जोमेटो और स्विगी आते हैं। डेटा बेसिस की बात करेंगे तो इधर कंपनीज लाइक PE एनालिटिक्स, प्रॉप इक्विटी, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट जैसे बिजनेसेस यहाँ पे आते हैं डेटा बेसिस में। फिर जब हम जियो स्पेशल डेटा बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैप माई इंडिया, जेनेसिस और साइंसिस करके कंपनी आती है इसके अंदर। फिर जब हम अकाउंट एग्रीगेटर्स का डिस्कशन करेंगे तो कंपनीज लाइक कैम्स, केफिन, CDSL, प्रोटियन एंड ई मुद्रा कम ओवर है, राइट। जब हम ई गवर्नेंस का भी डिस्कशन करेंगे तब प्रोटियन और ई मुद्रा टाइप कंपनीज आएंगी वहाँ पे।
एंड अकाउंट एग्रीगेटर्स के बाद हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं एक्सचेंजेस का एंड जो बेसिकली डिजिटल ब्रोकर्स है उनका. तो एक्सचेंजेस में देयर आर कंपनीज लाइक MCX, IEX, NSE, BSE, एंड व्हेन इट कम्स टू डिजिटल ब्रोकर्स देयर आर कंपनीज लाइक एंजल वन, जीरोधा भी है. सो दीज आर सम ऑफ द प्लेयर्स इन द डिजिटल इंफ्रा. तो आइडिया क्या है इस वीडियो का, तो हम लोग हर एक सब सेगमेंट के अंदर डीप डाइव करेंगे. एंड व्हाट वील डू इन दिस डीप डाइव इस हम पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री का टैम का एनालिसिस करेंगे, एंड जो मल्टीपल प्लेयर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितने प्लेयर्स हैं एंड किसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है एंड कौन सा प्लेयर प्रॉफिट पूल को कंट्रोल कर रहा है. विद दिस लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट सब सेगमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, जो फिनटेक कंपनीज हैं एंड जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे. एंड फिनटेक कंपनीज में देयर आर स्पेंड मैनेजमेंट कंपनीज, हम उन पे भी एक डीप डाइव करेंगे. एंड साथ साथ जो क्विक कॉमर्स के अंदर कंपनीज हैं या जो ई कॉमर्स के अंदर कंपनीज हैं, हम लोग पूरे क्विक कॉमर्स की कैटेगरी को समझेंगे, फूड डिलीवरी की भी कैटेगरी को समझेंगे. एंड वील सी व्हाट आर द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट एग्जिस्ट ओवर ए अनलिस्टेड एंड लिस्टेड यूनिवर्स दोनों के अंदर. With this, let's start. तो जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सो वी मस्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनटेक्स. एंड फिनटेक्स के साथ साथ जो आपके लिस्टेड ई कॉमर्स कंपनीज है उनका डिस्कशन करेंगे. एंड यहाँ पे हम देखते हैं पहली चीज़ तो UPI की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है इंडिया के अंदर, दैट हैज़ लिटरली गॉन फ्रॉम 53,915 लाख टू 9.34 लाख से भी ज़्यादा, मतलब जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है. Similarly, transaction value in crores देखेंगे तो it has again increased almost 7 times between 2020 to 9 month 2024. This is the size of opportunity is there also, and साथ साथ ये एक increasing trend भी है. तो यहाँ पे वैसे तो एक NPST करके भी कंपनी है, बट अगेन उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा समझ नहीं आता ट्रेलिंग 12 मंथ का मल्टीपल देख के, बट आप उसको इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं. पेटीएम भी है, बट पेटीएम पे रेगुलेटरी एक्शन के बाद हम लोग उसको साथ स्टडी नहीं कर रहे, बट वील स्टडी सम ऑफ द अदर बिजनेसेस विच आर देयर इन दैट. तो वैसे UPI का डिस्कशन करें तो UPI सॉ अबाउट 9x ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज in past 3 years, increasing from 500 crore transaction in FY19 to about 4,600 crore transactions in FY22. And that is how the trend has been accelerating. अगर आप इंडिया के केस में देखते हैं तो इंडिया के अंदर कौन कौन से फिनटेक्स हैं जो आपके लिस्टेड स्पेस में आ सकते हैं. पहले तो हम सिंपली इंश्योरेंस की बात करते हैं. एंड इंश्योरेंस के अंदर आप देखते हैं कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो सिंगापुर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर स्पेंड इज 38%, UK के अंदर 14% है, कनाडा में 15% है, US में 11% है. वैसे इंडिया में आज भी 66% जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर का, डैट इज आउट ऑफ पॉकेट. तो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस वाइज वी आर वेरी अंडर पेनेट्रेटेड. तो इस वैल्यू चेन में देयर आर TPAs जो लिस्टेड है अभी, पर TPAs टेक के अंदर नहीं आते, तो डैट इज ऑफलाइन प्रोसेसिंग टाइप वर्क, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे. बट देयर इज एन इंश्योरेंस एग्रीगेटर दैट इज लिस्टेड विच हैज 93% मार्केट शेयर ओवर इन, दैट इज द बिजनेस बाय द नेम ऑफ PB फिनटेक. तो PB फिनटेक अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमने वैल्यूएशन वेबिनार में स्टूडेंट्स के साथ करा था. बट PB फिनटेक का बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टिंग क्या है कि वंस द क्लाइंट कम्स राइट, सो आपकी ट्रेल इनकम भी स्टार्ट हो जाती है. जो क्लाइंट रिन्यू करते हैं आपके साथ, तो वहाँ पे आपका कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन नहीं है. इसलिए अगर आप मैनेजमेंट की गाइडेंस देखेंगे तो उनका गाइडेंस क्या है, दैट दे कैन गो टू ऑलमोस्ट 1,000+ करोड़ ऑफ बॉटम लाइन बाय FY27. आई थिंक हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, बट दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज देयर इन प्योर फिनटेक लैंडस्केप इंश्योरेंस के अंदर. तो दे हैव 93% मार्केट शेयर. Till date, they have sold 39.8 million insurances. Protection में 44%, that is the new premium growth, that is health and term insurance में. Similarly, insurance premium Q3 FY24 में 4,261 crores का था, राइट. एंड साथ साथ अगर आप ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स देखते हैं प्लेटफॉर्म पे 15.7 मिलियन के आसपास है. सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज देयर. एंड यहाँ पे रजिस्टर्ड कस्टमर्स कितने हैं, 74.7 मिलियन, जिसमें से 21% ट्रांजैक्टिंग है. एंड देव ऑलमोस्ट सोल्ड 40 मिलियन पॉलिसीज के आसपास. पैसा बाजार भी इनका प्लेटफॉर्म है, बट पॉलिसी बाजार इज व्हाट इज डूइंग वेल एट द मोमेंट इन द फिनटेक लैंडस्केप. देन यू मस्ट स्टडी द बिजनेस इंडिपेंडेंटली. एंड अब जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखना आएगा कि जो पहले तो आपने जो फर्स्ट टाइम जब आप कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी कहते हैं, CAC कैक के नाम से भी जाना जाता है. पर अगर आपने एक बारी कस्टमर एक्वायर कर लिया, जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ पॉलिसी बाजार से,
तो उसके बाद जब मेरे को रिन्यूअल कराना आएगा तो रिन्यूअल पे कॉस्ट बहुत घट जाता है। तो रिन्यूअल इज़ वेरी हाई कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन नेचर। तो रिन्यूअल में इबिटा मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि है क्या कि मेरे को अब वापस एक्वायर तो करना नहीं पड़ेगा पॉलिसी बाजार को, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस राइट नाउ। तो अगेन आपको इन्वेस्टर डेक में से भी देखना पड़ेगा। आई थिंक रिन्यूअल हैज स्टार्टेड क्रॉसिंग 25 to 30% ऑफ द ओवरऑल प्रीमियम्स। एज एंड व्हेन द रिन्यूअल कीप्स इंक्रीजिंग द मार्जिन्स विल कीप एक्सपैंडिंग। दैट इज़ व्हाट द बेट पीपल आर टेकिंग ओवर इट। सो रिस्क क्या हो सकता है कि जो अगर बीमा सुगम कैन बी अ रिस्क जो गवर्नमेंट लेके आ रही है कि जो इंश्योरेंस एग्रीगेशन है दैट शुड बी लाइक जैसे यूपीआई या ओएनडीसी में वैसे बीमा सुगम की बात हो रही है कि अगेन इट विल बी अ प्लेटफॉर्म वेयर द ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज विल बी देयर। So that is one of the risk that could be there on this. But again you have to study the opportunity independently. फिर जब हम देखते हैं और फिनटेक्स के अंदर आते हैं तो there is a company by the name of Zaggle which has listed recently. So it's a spend management solution company. तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो एक कंपनी है सोडेक्सो के नाम से जो जिसने काफ़ी अच्छा करा है। सिमिलरली Zaggle is also there. तो there are high degree of chances अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो किसी जगह आप काम करते हैं तो वहाँ पे Zaggle का हो सकता है स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा हो। So what is their business is that they have these co-branded cards with banks. तो आप देखेंगे Zaggle branded cards हैं, IndusInd बैंक के साथ है, Axis बैंक के साथ है, बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप है। Then mobile apps to manage spends, multiple network partners and dashboard to manage reporting and analytics. So basically what they have is again like a quasi platform. And यहाँ पे की पार्टनर्स कौन है इनके, पहले अगर हम प्लेटफॉर्म समझे तो पार्टनर्स से समझते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है? बैंकिंग पार्टनर्स में कोटक है, इंडसइंड बैंक है, मास्टर कार्ड है, रुपे है, डीबीएस है, फाइव है, टाटा सिक्योरिटीज एटसेट्रा है, राइट। सो दीज आर नेटवर्क पार्टनर्स एंड लाइक बैंकिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं Zaggle, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ एंड यूजर्स है दे बेसिकली स्पेंड यूजिंग द Zaggle कार्ड एंड यहाँ पे जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है उसके अंदर Zaggle रोल प्ले करता है। बिजनेसेस के लिए Zaggle यहाँ पे क्या करता है कि एक तो पहले बिजनेस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दैट बिकम्स अ यूज़र बेस, देन दे सेल सॉफ्टवेयर टू मोनेटाइज द जीटीवी। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली टू मैनेज द एम्प्लॉय स्पेंड वो आपको मिलता है। एनालिटिक्स पता लगता है कि कौन कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम स्पेंडिंग हो रही है, किसको रीइम्बर्समेंट देना है, दैट ऑल द Zaggle डज। जो पार्टनर्स के लिए क्या करते हैं, जो रीसेलिंग करते हैं Zaggle एंड बेसिकली जो बैंकिंग लाइसेंस है तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट इज़ वेयर Zaggle वर्क्स, राइट। एंड फाइनली जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, यूज़र डील्स और सॉफ्टवेयर यूजर्स। तो यहाँ पे Zaggle के 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको मैं वो 3 प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूँ। वन इज़ Zoyer, सेकेंड इज़ Zaggle Save, थर्ड इज़ Zaggle Propel। तो Zaggle Propel क्या है, इट्स अ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्लेटफॉर्म। तो चैनल रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स मिलते हैं इन एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के लिए Zaggle Propel यहाँ पे काम करता है। फिर Zoyer जो है दैट इज एम्बेडेड फाइनेंस, इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विद एम्बेडेड फाइनेंस कैपेबिलिटीज। तो माने कॉर्पोरेट्स के लिए अगर स्पेंड मैनेजमेंट करनी है कि यार हमारे एम्प्लॉयज़ कितना स्पेंड कर रहे हैं वो Zoyer के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। Propel इज बेसिकली क्लाइंट्स को कोई रिवॉर्ड्स या रिकग्निशन देना है तो वहाँ पे आता है। बट Propel में एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि Zaggle के जो भी ग्रॉस रेवेन्यूज़ हैं दैट इंक्लूड्स ऑल दीज रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। तो आपको नेट रेवेन्यूज़ देखने चाहिए, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए, वो अकाउंटिंग में मिस टर्मिनोलॉजी आ रही है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर Zaggle Save इज अगेन एक्सपेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रीइम्बर्समेंट एंड एम्प्लॉय टैक्स बेनिफिट्स के अंदर है। सो बेसिकली Zaggle के पास अगर आप अभी चेक करते हैं तो इनका चर्न रेट 1.45% या 1.48% के आसपास है। सो वंस अ कॉर्पोरेट इज देयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म दे वोंट लीव देम बिकॉज इट रियली एम्बेड्स इनटू द एंटायर कॉर्पोरेट थिंग। एंड इसके साथ साथ समथिंग टू रिमेंबर इज कि बिजनेस का अभी Q4 इज द बिगेस्ट बम्पर क्वार्टर यूजुअली रहता है। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी ये फी अर्न करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन पर पर कार्ड ये एक फ़ी अर्न करते हैं कॉर्पोरेट से, राइट। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ फिनटेक बिकॉज दे हैव दीज को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि अगर लाइक फ़ी कट होती है क्रेडिट कार्ड में so that could be a risk for them. And they are guiding to grow their revenues by 40 to 50%, and they are the number 1 issuer of prepaid cards in India, right? And they have 60% market share of transaction like value, and they're the leading player in spend management system. The 2,800 customers इनके platform पे अभी total में I think I was looking at this data, there are 35,000 corporates which have a high paid up capital. That could be the TAM that they have. And it will be interesting to see how it goes, how they are able to scale the business, right?
सो दिस इज विद Zaggle एंड Zaggle कम्स अंडर फिनटेक. तो फिनटेक में हमने PB फिनटेक देखा, Zaggle देखा एंड फाइनली एक लाइक साथ साथ एक NPST भी है, बट उसका डिस्कशन नहीं कर रहे बिकॉज वैल्यूएशंस आई डिडंट अंडरस्टैंड. आपको देखना चाहिए. Zaggle के केस में भी ESOP कॉस्ट बहुत है, तो ESOP कॉस्ट हटा के वैल्यूएशन आपको देखनी चाहिए कि किस P मल्टीपल पे है. दैट इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. फिर हम क्विक कॉमर्स, और अगर हम इन चीज़ों में आते हैं तो क्विक कॉमर्स जोमेटो और स्विगी का पार्ट है. इंस्टामार्ट इज ओन बाय स्विगी, ब्लिंकिट इज ओन बाय जोमेटो. तो ब्लिंकिट का 40% मार्केट शेयर है अभी क्विक कॉमर्स कैटेगरी में. जेप्टो का 28% है. स्विगी इंस्टामार्ट का 32% के आसपास है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस लैंडस्केप इज क्विक कॉमर्स को जब हम देखते हैं तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ बिकमिंग लाइक अ ई कॉमर्स प्ले. अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, जैसे ब्लिंकिट के जो फाउंडर है, ही कीप्स पोस्टिंग इनसाइट्स ऑन ट्विटर. जैसे उन्होंने अभी PS5 का डाला कि PS5 लोग 10 मिनट में ले सकते हैं. And within a day, all the PS5s were sold, right? They were out of stock. So they are also doing this for mobile phones. They are doing this for other things also. तो अगर आप पूरे सेक्टर को डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा कि एक तो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एक नॉर्मल रिटेल स्टोर्स हैं, लाइक डीमार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, दीज टाइप ऑफ कंपनीज. फिर सेकेंड कंपनीज है विच आर इनटू नेक्स्ट डे डिलीवरी. जैसे डीमार्ट रेडी हो गया, नेक्स्ट डे डिलीवरी, आप अगले दिन डिलीवरी करा सकते हैं. फिर देन देयर आर कंपनीज इनटू क्विक कॉमर्स. क्विक कॉमर्स में क्या है, आपका ग्रोफर्स का एग्जाम्पल है, फिर आपका लाइक ब्लिंकिट का एग्जाम्पल है, फिर आपका स्विगी इंस्टामार्ट का एग्जाम्पल है. स्विगी इंस्टामार्ट के साथ साथ जेप्टो का एग्जाम्पल है. दीज आर इनटू क्विक कॉमर्स. तो टिपिकली एक क्विक कॉमर्स कंपनी रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन टू हैव, राइट. तो क्विक कॉमर्स कंपनीज डू टाई अप्स विद डार्क स्टोर्स. तो क्विक कॉमर्स कंपनीज डायरेक्टली इन्वेंट्री में नहीं इन्वेस्ट करती, राइट. दे हैव पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ डार्क स्टोर्स. जैसे ब्लिंकिट का देखेंगे तो 450 डार्क स्टोर्स हैं उनके पास, राइट. सो पार्टनर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं इन्वेंट्री के अंदर. एंड टिपिकली एक डार्क स्टोर में 2 to 4,000 SKUs होते हैं, राइट. तो हाईएस्ट सेलिंग SKUs रहते हैं. तो इनके सोर्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू क्या है, तो पहले तो इनका कमीशन होती है, राइट. तो एक तो डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं और पर ऑर्डर भी दे स्टार्टेड चार्जिंग, तो पर ऑर्डर वैल्यू भी लेते हैं. फिर ये ब्रांड से भी कमीशंस लेते हैं, एड रेवेन्यूज लेते हैं. तो अगर आप देखेंगे उन पर स्पॉन्सर्ड जो एड्स आती हैं, दैट इज व्हाट द ब्रांड्स आर पेइंग देम. And also like one thing to understand, it's a very high operating leverage business, because अगर आप सेम डार्क स्टोर से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने लगे पर डे के और आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ गया, सपोज करते मैं 5% EBITDA मार्जिन कमाता था 200 रुपीज़ के ऑर्डर पे, बट टुमारो आई स्टार्टेड डिलीवरिंग 1000 रुपीज़ के ऑर्डर. तो 200 रुपीज़ पे 5% कितना हो गया, दैट इज अगेन 10 रुपीज़. बट अब मैं ऑर्डर ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू ही मेरी 1000 रुपीज़ हो गई, तो 5 रुपीज़ कितना आएगा, 50 रुपीज़ के आसपास. That is the game these companies are playing, right? So as a percentage of gross merchandise value, जो इनका पूरा एक ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, राइट. तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो आपका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आ जाएगा. तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का जो जेप्टो का फाउंडर है इस गाइडिंग की ऑलमोस्ट 9% मार्जिन पहुंच सकता है, राइट. तो दैट इज अगेन अ वेरी गेम चेंजिंग थिंग, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट की core business quick commerce का will be 20 to 40% ROCE business, negative working capital business, and they're earning revenues. How? It's like a platform. They're earning revenues through ads which are they're giving, advertisements जो brands इनके उस पर advertise कर रहे हैं, commission charges जो हैं, then जो delivery charges हैं, then ये membership भी introduce करेंगे, आप देखेंगे over a period of time, right. So through those things they'll be earning revenues, right. And if the average order value keeps increasing, so what will happen, operating leverage will start. अगर मैं सेम दुकान से 100 रुपये का माल बेचूँ और 5% कमाऊँ, और सेम दुकान से 1000 रुपये का माल बेचूँ और 5% कमाऊँ, तो on 1000 rupees I'll get multi-fold advantage. That is why you'll see they are doing all these stunts of selling PS5, iPhone, all those things. And also another thing to realize is that कि when you go to a mall, offline shopping में क्या होता है कि आप सोच के गए यार मेरे को iPhone 10 देखना है, तो आप देखने जाएंगे बट आपको लाइक वहाँ पे नहीं मिला एंड वापस आ गए, बट मॉल ओनर को नहीं पता लगेगा कि आप iPhone 10 देखने गए. Whereas if you look at quick commerce, if you're searching for it, then they will start showing that to you. Agar if a lot of people are searching for that category in a locality, what will happen is that ki quick commerce पे gradually they'll introduce that category, right? So that is the advantage of data analytics also, because there were a lot of data. Then यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या टैम हो सकता है ग्रोसरी ई ग्रोसरी मार्केट का, तो अगेन दिस टैम इज काइंड ऑफ लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो टैम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है $22 billion प्लस का हो सकता है. तो अगेन रिमेन्स टू बी सीन, बट अगेन द इंटायर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 30% CAGR, राइट.
So this is also one of the opportunities that exist in the e-commerce space. That is both Zomato and Swiggy. Swiggy का भी IPO आ रहा है, but Swiggy has been losing market share to Zomato. As a standard disclaimer, nothing is a biased recommendation. हो सकता है हम लोग Zomato में biased हों, but आपको independently सोचना पड़ेगा, right? तो फिर हम बाद में e-commerce में आते हैं, तो डिजिटल इंफ्रा के अंदर हम देखते हैं like Nykaa is also there, but Nykaa BPC कैटेगरी में, that is beauty and personal care products. तो BPC में ऑर्गेनाइज ऑफलाइन BPC में, अनऑर्गेनाइज ऑफलाइन BPC में एंड ऑनलाइन फैशन में. तो नायका ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करा कि रेवेन्यू 85% सिर्फ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता था, अब 78% आ रहा है, एंड फैशन से अभी 15% आ रहा है, अदर्स से 7% आ रहा है. बट मेरा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है नायका के बिजनेस में कि आज मार्केट कैप 50,000 करोड़ है. लेट्स से कि EBITDA मार्जिन 1.5 टाइम्स भी, या EBITDA ओवरऑल EBITDA 1.5 टाइम्स भी ग्रो कर जाता है, तो कंपनी का 1000 करोड़ का EBITDA बनेगा, राइट? तो आज ऑलरेडी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स EBITDA पे ऑन अ बुल केस सिनेरियो भी चल रहा है. तो अगेन वैल्यूएशन इज समथिंग दैट यू मस्ट डू इंडिपेंडेंटली इवन दो द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट. बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन द स्टॉक. बट आइडिया क्या है कि आपको टैम समझाना है, ये प्लेयर्स ई कॉमर्स और फिनटेक में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको समझाना. विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विच आर देयर इन अकाउंट एग्रीगेटर एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, राइट? तो वहाँ पे भी बहुत हम इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे. Now, just before going forward, when we talk about bull markets में एक क्या सबसे बड़ा इशू रहता है कि that a lot of अभिमन्युस come to the market. माने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, lured by the fact कि बहुत सारे बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप भी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट SOIC मेंबरशिप इज दैट वी हैव 6 levels थ्रू विच वी ट्राई टू मेक यू अ कंप्लीट इन्वेस्टर. तो लेवल 4 एंड लेवल 3 के अंदर हम आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी पे हम बहुत कॉन्शियसली फोकस करते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ कोर्सेज आर देयर. बट एग्जिट स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट यू मस्ट लर्न एज एन इन्वेस्टर. इट इज समथिंग दैट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी सीख सकते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स भी सीख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी सीख सकते हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा व्हाट एल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट कि बुल मार्केट में मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं. किस चीज़ की मिस्टेक्स होती हैं? एक तो मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन होती है और एक मिस्टेक्स ऑफ कमीशन होती है. ओमिशन की मिस्टेक क्या होती है कि अच्छे करने वाले सेक्टर्स को हम फिल्टर नहीं कर पाते या उन अच्छे बिजनेसेस को फिल्टर नहीं कर पाते. और कमीशन की मिस्टेक क्या होती है कि हम कोई ऐसा बिजनेस ले लेते हैं, जैसी टेलमेंट्स खत्म होती है तो वहाँ पे अकाउंटिंग फ्रॉड्स और हर चीज़ बाहर आ जाती है. सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच यू इन SOIC मेंबरशिप, जिसमें हम आपको लेवल 1 में आपको वी टीच यू ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंस. सेकेंड लेवल में वी टीच यू बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज important. And we also teach you how to catch fraudulent companies. In third level, what we teach you is how to find intrinsic value of a company. In fourth level, what we teach you is how to create an exit and entry system for yourself. Level 5 में we teach you कि how to avoid acts of omission, कि कैसे आप different sectors या फिर strong sectors को filter कर सकते हैं. And finally, level 6 we teach you about multiple sectors, कि multiple sectors की accounting language कैसे चलती है. And multiple sectors में क्या हो रहा है, चाहे वो FMCG हो, होटल हो, रियल एस्टेट हो. So we have done close to 20 to 25 sectoral webinars as well. All these things are part of one SOIC membership, and every Sunday or every alternate Sundays we meet the students live on every Sunday. And वहाँ पे हम क्या discussion करते हैं, we keep taking new and new topics like credit rating reports, like doing different topics like कि एक खुद की आप स्क्रीनर शीट कैसे बना सकते हैं, पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच बारे में कैसे जाना चाहिए इंडिपेंडेंटली. So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below, and there's also a limited time offer that is by using the coupon code SOIC bonus 10, and this will expire in next 48 hours. With this, let's go back to the video. Now second sub segment of this video के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे, एंड जो यहाँ पे ई गवर्नेंस कंपनीज हैं उनके अंदर डीप डाइव करके देखेंगे कि हाउ आर दीज कंपनीज एक्सपीरियंसिंग टेलविंड्स, एंड यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग टेलविंड्स हो सकती है अगर आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज स्टार्ट इंक्रीजिंग. एंड यहाँ पे हम ONDC का भी डिस्कशन करेंगे कि ONDC की वजह से क्या क्या इस इंडस्ट्री के अंदर और इन कंपनीज के अंदर टेलविंड्स आ सकती हैं. विद दिस लेट्स स्टार्ट. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ई गवर्नेंस प्लेयर्स एंड टुवर्ड्स अकाउंट एग्रीगेटर्स. बट ई गवर्नेंस प्लेयर्स का डिस्कशन करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि इंडिया स्टैक क्या है एंड व्हाट इज़ द इंडियन अपॉर्चुनिटी. तो अगर आप इंडिया स्टैक देखते हैं, तो अगर हम डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल इंफ्रा की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, राइट? व्हाट इज़ द बेसिक इंफ्रा दैट इज़ देयर, राइट? तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो बेसिक लाइक इंफ्रा क्या है, दैट इज़ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ आधार पे. थर्ड इज़ UPI, राइट? अगर आप देखेंगे UPI बहुत बढ़ गया है.
फोर्थ इज IMPS कि इमीडिएटली अब आप अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करें तो इमीडिएटली हो जाती है। फिफ्थ इज eKYC, अगर आप किसी ब्रोकरेज में अकाउंट खुलाना चाहें तो हमने देखा है कि एवरीथिंग इज बीइंग डन डिजिटली नाउ। किसी बैंक में अकाउंट खुलाना चाहें, राइट, किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पास अकाउंट खुलाना चाहें तो eKYC इज समथिंग दैट इज रियली हेल्पिंग। एंड फाइनली इट इज भारत QR। एंड इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ हम ONDC का कॉन्सेप्ट लेंगे, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया स्टैक। बेसिकली दीज आर दोज DPIs या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर that will help to create other services on top of it। जैसे कोई भी eKYC सर्विस यूज़ करके आपका अकाउंट खोल सकते हैं, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, सो अगेन दैट रियली हेल्प्स यू, राइट। लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव होता है एंड फॉर इकोनॉमी को भी फॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सिमिलरली आधार कार्ड से क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी सर्विस होती है। सो दिस इज द बेसिक इंडिया स्टैक, ऑन टॉप ऑफ इट विच अदर बिजनेसेस कैन बी बिल्ट। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट की जॉब है, राइट। सो व्हाट आर सम ऑफ द APIs दैट आर अ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया स्टैक। तो आधार प्रूफ हो गया, आधार eKYC हो गया, आपने देखा होगा कि आपका आधार कार्ड अब OTP से भी लिंक हो रखा है। देन E-सिग्नेचर हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया। सो डिजिटल लॉकर में आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, लाइक आधार कार्ड, तो आप सब कुछ स्टोर कर सकते हैं डिजिटल लॉकर में, आपको कैरी करना ज़रूरी नहीं है। फिर UPI हो गया, पेमेंट के लिए इट इज़ वेरी वेरी इजी। देन डिजिटल यूजर कंटेंट, वो भी ये वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। एंड फाइनली ONDC करके दैट इज अनदर थिंग दैट इज कमिंग अप ओवर हियर। तो पहले हम ONDC का डिस्कशन करते हैं। एंड ONDC वही हम देखते क्या है, तो ONDC समथिंग विच इज सिमिलर टू UPI। तो जैसे UPI है वैसे ही ONDC है। तो अगर आपके पास घर पे ओला की ऐप होगी फ़ोन में, ओला वो जो एक कैब सर्विस है, अगर आपके पास ओला की ऐप है, तो अगर आप ओला की ऐप देखेंगे या Paytm की अगर आपके पास ऐप हो, तो दोनों एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं कि दोनों एप्लीकेशंस आर ONDC इनेबल्ड राइट नाउ। तो ओला की जो टैक्सी सर्विसेज है दैट इज देयर मेन बिजनेस, वो ONDC पे नहीं है, बट ओला के थ्रू आप फूड डिलीवरी के लिए फूड ऑर्डर कर सकते हैं। एंड Paytm पे जाके आप अपैरल शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आप कपड़े ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ले सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज ONDC इनेबल्ड। ONDC इनेबल्ड क्या है कि एक साइड पे सेलर्स है, राइट, तो एक प्लेटफॉर्म्स है, एंड एक साइड पे कंज्यूमर्स हैं, राइट। So this is what ONDC is enabling. So ONDC is not an application, but ONDC is like a digital infra which is helping for transactions across platform. जैसे UPI है, तो UPI पे आपके पास UPI के लिए बहुत सारे Paytm है आपके पास, राइट, भारत पे है, देन गूगल का डिस्कशन करते हैं, राइट। सो दे आर यूजिंग UPI इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, दे आर लाइक UPI अलग से कोई ऐप नहीं है, राइट। तो सिमिलरली ONDC की कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं है। तो ONDC का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सपोज करते हैं, अभी शार्क टैंक पे आपने देखा है तो कीको लाइव करके एक आया था, आप शार्क टैंक का एपिसोड भी देख सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर मेकिंग वेबसाइट फॉर किराना वालास के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, और उनको हम ONDC पे डाल रहे हैं, और उनके लिए जो लॉजिस्टिक सर्विस है आप भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ONDC के थ्रू बहुत सारे बायर्स होंगे, एंड ONDC के थ्रू ये जो किराना वाले हो गए या फिर जो भी स्मॉल शॉपकीपर हो गया, दे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड ऑल्सो ONDC का लार्जर पर्पज क्या है, कोई भी जैसे अगर हम Paytm पे सर्च करते हैं बिकॉज दैट इज ONDC इनेबल्ड, एंड अगर ONDC में कल को Amazon भी आ जाता है या फ्लिपकार्ट भी आ जाते हैं और भी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, एंड इफ आई सर्च फॉर सम शूज़, राइट, तो ONDC के थ्रू क्या हो सकता है कि मेरे को 7 और 8 सेलर ऑफ सेम शूज़ मिलेंगे, एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंपेयर द प्राइसेस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। एंड व्हाट इज द अदर थिंग इज दैट कि जो स्मॉल शॉपकीपर है उसको भी बिजनेस चलते रहेगा ONDC से, ताकि उनको भी एक फेयर एक्सेस टू प्लेटफॉर्म मिले। दैट इज व्हाट द पर्पस और यूज केस ऑफ ONDC इज, राइट। तो अगर आप नमा यात्रा की डिस्कशन करेंगे तो दैट इज अगेन वन ऑफ द कैब सर्विसेज विच इज देयर ऑन ONDC। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ONDC कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ। तो उसमें क्या है कि बेसिकली आई थिंक इट इज़ गवर्नमेंट इनेबल्ड, राइट, तो गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, एंड इट इज़ बीइंग इनेबल्ड थ्रू ONDC। तो उसमें क्या हो रहा है कि नमा यात्रा की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बीच में कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं है, बहुत फेयर ट्रांजैक्शन फ़ी है अनलाइक ओला एंड ऊबर। एंड जो भी कैब वाले हैं एंड जो ऑटो वाले हैं बैंगलोर के अंदर, दे आर पार्ट ऑफ नमा यात्रा, एंड जो लोग नमा यात्रा यूज़ करें दे कैन बेसिकली बुक फॉर कैब्स एंड ऑटोज, राइट। सो दैट इज़ द पर्पज़, राइट। सो लाइक ONDC के इम्प्लीमेंटेशन का पर्पज़ ये है कि इसमें जो लोकल स्टोर्स है, स्मॉल मर्चेंट्स हैं, तो ऑल ऑफ देम कैन लिस्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन।
राइट, तो ताकि एक्सेस इक्वल एंड फेयर हो. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट हो गया, कि what happens sometimes is that they start preferring their own sellers, right? So to ensure that access is there for all, that is the purpose of ONDC. तो अब ONDC के स्लाइड्स भी अच्छे से आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे ONDC का डिस्कशन, UPI का डिस्कशन, एंड हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज there is one of the businesses which is right there in the center of all these disruptions, and the name of the business is Protean e-Governance. So it's a recent IPO, and it's a market leader in taxation, social security, welfare and identity across B2G services, B2B and B2C. तो प्रोटियन पहले NSDL e-Governance के नाम से होता था, एंड NSDL NSE की सब्सिडरी है. तो अभी प्रोटियन के जो प्रमोटर्स हैं, इट्स एन इंस्टीट्यूशनली बैक्ड एंटिटी वेयर अ लॉट ऑफ बैंक्स आर देयर एज द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर देयर. तो प्रोटियन करता क्या है, बेसिकली प्रोटियन का अगर आप बिजनेस मॉडल देखते हैं तो इट इज़ द इशूअर ऑफ पैन कार्ड्स. तो फिजिटल मॉडल है, they can issue PAN physically also, and basically they can also issue e-PANs. आपने देखा होगा whenever you register a company, e-PAN आ जाता है. So all of that is done by Protean. I think they have like a very high market share over there, 64% market share when it comes to PAN issuance. Then secondly, they have 97% market share because they are the like central record keeper of like national pension services. तो अगर आपको NPS पे कोई भी like फंड चेंज करना है या कोई भी स्विचिंग करनी है तो आप देखेंगे इट इज़ डन थ्रू प्रोटियन, राइट. देन आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन के अंदर दे हैव डन मोर देन 260 करोड़ आधार कार्ड ऑथेंटिकेशंस. Then online PAN verification may have done almost 1046 crore plus of online PAN verifications. And apart from this, जो अटल पेंशन योजना है, they are the sole administrator of that. सो ब्रॉडली इनकी क्या बिजनेस है, एक टैक्स सर्विस का बिजनेस है, एक सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर का है, दैट इज CRA फॉर NPS एंड APY, एंड फाइनली डिजिटल आइडेंटिटी का बिजनेस है, दैट इज आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, eKYC के अंदर, e-सिग्नेचर के अंदर. दैट इज व्हाट देयर बिजनेस इज इन अ नटशेल, राइट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड. और भी किस बिजनेसेस के अंदर आ रहे हैं, तो न्यू बिजनेसेस में क्या आ रहे हैं, दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ONDC एंड दे हैव बिल्ट द एंटायर ट्रांजैक्शन स्टैक ऑफ ONDC, and recently they have also started monetizing. So whenever an order is done through ONDC, so they earn some bit of revenue over there. So that part of the business, like ONDC has grown 200% quarter on quarter. If ONDC picks up in the country, so they'll be likely one of the sole beneficiaries of that. Secondly, they're also into public cloud infra services. तो भी it remains to be seen कि public cloud infra में क्या करते हैं, इनको नए नए ऑर्डर मिलते हैं नहीं मिलते हैं. But again, these are some of the areas which are a part of digital public infrastructure. माने DPI इसका पार्ट है. तो इस बिजनेस को अगर आप जानना चाहेंगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ DPI. व्हाट इज DPI, राइट? तो e-Governance प्लेटफॉर्म में नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना एंड टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, राइट. तो बेसिकली टिन की भी जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टिन एंड टैन की सर्विसेज हैं, they help to maintain and they also process application for TAN. Then finally अगर हम डिजिटल आइडेंटिटी में देखते हैं, so over there it's transactional based revenues, PAN issuance, तो जब भी आप PAN issue कराएंगे तो again they earn revenue, online verification करेंगे they earn revenue, eKYC होएगा they earn revenue, e-signature में they earn revenue, आधार कार्ड authentication में भी they earn revenue. So what is the overall business mix if you look at it? So this is an interesting part of the slide because this is where things become interesting. अगर आप ओपन डिजिटल इकोसिस्टम देखते हैं, विच इज ONDC, दिस यूज्ड टू बी 1% इन Q2 FY24, but in Q3 FY24 it is 5%, so it has grown more than 200% quarter on quarter. Pension services is close to 32%, whereas identity services is 14% and tax services is 47%. टैक्स सर्विसेज में पैन कार्ड या टैन या टिन आ गया, राइट. एंड अगर 32% देखेंगे वो आपका पेंशन सर्विसेज, NPS एंड फिर अटल पेंशन योजना आ गई. आइडेंटिटी सर्विसेज में आप आधार कार्ड के डिस्कशन में आए तो 14% हो गया. ONDC अभी 5% है एंड अदर न्यू इनिशिएटिव्स आर 2%. So I think this is the optionality part of the business, which is 7% of the total revenues right now. तो इनके जो revenues हैं, they are linked to transactions, and whenever a transaction is carried out, they earn a revenue. And annuity based अभी 20% ही है. Revenue from government is 12%, revenue from non-government is 88%. PAN services देखते हैं तो cumulative total PAN issued कितने अभी तक इनके, they've issued like close to 47.1 crore PAN cards today. eKYC transaction देखते हैं, so they've done close to 137.2 eKYC transaction. FY22 में 17.4 crores थी, अभी 33.1 crores है. CRA services देखते हैं, that is central
रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का अगर देखते हैं तो न्यू एडिशंस आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिवली, यू कैन ऑल्सो चेक कि हाउ इट इज ग्रोइंग, इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड राइट इन लास्ट 3 years. ई सिग्नेचर की ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 3.6 crores इट हैज गॉन टू 11 crores 9-month FY24 के अंदर. ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन इज क्लोज टू 251 crores. Aadhaar authentication is close to 37.6 crores, right? So this is again a business which is into DPIs of the country, that is digital public infrastructure. Then let's look at other things. Then they're into CKYC solution, they're providing CKYC solution to banks. Then tax services में 9 month में इनका 29% ग्रोथ आया. तो इस बिजनेस में एक रिस्क क्या था कि बहुत इनका ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ आया था. दैट इज बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट से कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, तो दे थिंक कि वो पेमेंट वापस तो आ जाता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिस्क इन द बिजनेस की अकाउंटिंग कैन बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज रिसेंट IPO है इस बिजनेस का. तो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंटली एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लाइक नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वी डोंट ओन द स्टॉक, बट या वी आर ट्रैकिंग इट वेरी क्लोजली. देन अगर हम बात करते हैं तो ONDC की दे हैव डिस्कस्ड इन देयर ओन कॉन कॉल एज वेल कि ONDC itself for the infrastructure and network rails that we have built. So they have built the entire network rails and infrastructure for ONDC, and they create adapters and connectors through which buyers and seller applications can connect into ONDC rails, right? So ONDC के केस में, right, so what they can do is that they can it is creating more democratic access. And what they're doing is so if a seller goes on to Amazon, he'll be paying 20% to the network operator, whereas anywhere between 50 basis points to 150 basis points being the value that we will get out of GMV that will run on ONDC. Basically, they'll earn 0.5 to 1.5% of the transaction amount because they build the entire transaction stack of ONDC, right? So that is the optionality that is there in the business model. Right, so quarter on quarter there has been a very solid growth in ONDC from quarter 2 to quarter 3, and there are currently 131 plus seller applications and 20 domains which have gone live in the space of ONDC. Right, so it's a SaaS business model, software as a service business model है ONDC का, and it remains to be seen how it scales up. But again, accounting complexity भी आपको देखनी पड़ेगी business में, but it is there in the sunrise part of the value chain. So that is what Protean is doing. फाइनली फिर हम और डिस्कशन करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस ऑफ कैम्स. तो कैम्स भी अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अगर आप पूछेंगे मुझसे कि अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि अ लॉट ऑफ दीज अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज आर कमिंग अप. सो जस्ट ओवर हियर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व तो अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज क्या होती है. सो व्हाट कैम्स डज इज दैट कि जैसे किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं, राइट, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होगी, बैंक्स हो गए, राइट, अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए. अगर आप देखें HDFC बैंक, हीरो फिनकॉर्प, राइट, IDBI बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, ICICI बैंक, राइट. So these are financial information users. So they'll request for data from the CAMS FinServ. Basically किसी कस्टमर को लोन लेना है तो उसका डेटा कैसे पता लगेगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल. सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, राइट, तो जिनके पास डेटा आएगा, CAMS FinServ will send the data to like request to them. फिर कस्टमर पास नोटिफिकेशन आएगी, राइट. तो कस्टमर अगर कंसेंट देता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स को, कैम्स को, की डेटा देने के लिए, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स विल गिव द डेटा टू कैम्स एंड कैम्स इन टर्न विल गिव दैट डेटा टू financial information users which are entities like this, right? So that is what CAMS is doing under the account aggregator business. इसके अलावा CAMS is a RTA माने म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. So they deal with the distributors, they deal with the clients, and जैसे जैसे SIPs कंट्री के अंदर बढ़ रही है, there are natural beneficiaries. हमने CAMS का एक वीडियो करा था हमने YouTube चैनल पे, अब वो भी देख सकते हैं समझने के लिए. बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. सिमिलरली कार्वी का भी सेम बिजनेस है, बट कार्वी इंटरनेशनली भी एक्सपैंड कर रहा है. तो अभी SIP में मार्केट शेयर 62% चल रहा है कैम्स का, एंड ट्रांजैक्शन रेवेन्यू इनका 9% के आसपास ग्रो करें. सो इफ द AMCs do well and if the AMCs do well, if the AUM in the country keeps increasing, so CAMS is a natural beneficiary. बट रिस्क बोथ कैम्स एंड कार्वी के अंदर आता है. जब हम कार्वी की बात करते हैं, यहाँ पे कार्वी लाइक के फिनटेक भी है, दोनों के अंदर रिस्क क्या आता है कि जैसे जैसे इनका AUM बढ़ते जाता है तो इट्स अ टेलीस्कोपिक प्राइसिंग. तो माने कि अगर आप 1000 करोड़ AUM था आपके पास किसी म्यूचुअल फंड का आप सर्विस करें, या फिर आप 10,000 करोड़ सर्विस करें, तो द मोमेंट यू ग्रो फ्रॉम 1000 करोड़ टू 10,000 करोड़, योर फी एज अ परसेंटेज स्टार्ट्स रिड्यूसिंग बिकॉज यू आर सर्विसिंग मोर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस. जैसे के फिनटेक का एग्जाम्पल लेते हैं. So they are just not doing mutual funds. So they are also serving AIFs. अगर आप देखेंगे तो ValueQuest AIF, right, ASK AIF, Move Gift या फिर Nippon AIF. These are some of the recent AIFs they have started servicing. So again, it's a business which is enabling all these things.
एंड RTA में दे हैव इंटरनेशनली देखते हैं, सो दे आर जस्ट नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, दे आर ऑल्सो देयर इन मिडल ईस्ट, गिफ्ट सिटी, कैनेडा, हांगकॉन्ग, फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज. And that is what both K Fintech and CAMS are doing. But these businesses are bound to grow as they have been growing. As a AUM in the country keeps increasing, but there will be cyclicality linked to the market, right? Finally, we have another company that is there in the e-governance account aggregator in this space, is that CDSL. So CDSL भी हमने आज से 2-3 साल पहले वीडियो बनाई थी, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं. So CDSL बेसिकली एक नई चीज़ें क्या कर रही है कि कमोडिटी रिपोजिटरी लगा रही है. And finally, Insurance Repository Limited is a subsidiary that they have, and CDSL Ventures Limited भी है. But most interesting part is the insurance one, because insurance का एक डीमैट अकाउंट आ रहा है. So पूरी कंट्री में अभी डिस्कशन हो रही है कि नई रेगुलेशन आ सकती है कि वन डीमैट फॉर एवरीथिंग, कि आपकी इंश्योरेंस हो गया, आपकी हर चीज़ होगी, तो आपका एवरीथिंग विल बी डीमटेरियलाइज एंड स्टोर्ड इन डीमैट. यहाँ तक आपके जो एग्जाम्स भी हुए थे और एग्जाम्स के आपके जो रिजल्ट्स भी हैं, दिस इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस कि वो उसको डिजिटली स्टोर करना चाहिए. सो ओवर दिस CDSL कम्स इन टू प्ले, राइट. तो CDSL वैसे तो कंट्री के अंदर 2 ही डिपॉजिटरीज है, वन इज NSDL एंड सेकेंड इज CDSL. बट थ्रू इट्स सब्सिडरी CDSL ने अभी एक इंश्योरेंस के लिए रिपॉजिटरी सेटअप करी है, and that is one of the optionalities of this business. So this business, I think, again, it's one of the key areas which is growing, which is linked to the digital economy, because as more and more trading accounts get opened, as more and more people start participating in equities, so more and more demat accounts will be opened. More and more demats account will be opened. The more and more companies if they list, so there will be annual issuer income, because वहाँ से भी आप इनकम लेते हैं. फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जब भी कोई डीमैट से ट्रेडिंग करता है, राइट. फिर जितने IPOs आते हैं उनमें भी ये बनाते हैं. देन दे ऑल्सो गेट डिविडेंड इनकम, राइट. सो एंड अदर इनकम भी है. बट 60% ऑफ देयर इनकम एज सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड बिकमिंग नॉन मार्केट लिंक्ड, राइट. तो अभी नॉन मार्केट लिंक 60% तक पहुँच गए, इसलिए आप बहुत तेज़ी से क्रैशेस नहीं देख रहे बिजनेस की प्रॉफिट्स के अंदर. बट येस, इट इज़ लिंक टू द मार्केट्स एट द एंड ऑफ द डे, सम पार्ट ऑन द अदर, एंड इट हैज़ वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डी लेवरेज इन द बिजनेस. फाइनली अगर हम ई गवर्नेंस स्पेस या फिर अकाउंट एग्रीगेटर स्पेस में देखते हैं, एक और बिजनेस भी है eMudhra के नाम से. They are mainly into e-signature, and they are also into cyber security also, that they claim to be. But again, they are one of the largest player in e-signatures, but because the multiples look at 74-75p, ग्रोथ अच्छी आ रही है इस टाइम पे, बट मेरे को मल्टीपल नहीं समझ आते, तो आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा. व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डू दे हैव? सो सिग्नेचर सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइजेज है, देन ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, देन डिस्कवरी सर्टिफिकेट अक्रॉस IT इंफ्रा है, राइट. एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी है, राइट, कि जस्ट टू इंश्योर की सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, देन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी है. But again, valuations is something that you will have to track independently, because it's something which I wasn't able to understand. तो आपको independently पढ़ना पड़ेगा. But these are the business which are there in the e-governance landscape, ONDC landscape, DPI landscape, RTA landscape, and account aggregator landscape. So with this, let's move to the next subsection of Digital India video. अब हम third subsegment of this industry analysis में हम लोग क्या करेंगे, जो digital brokerages है and इसके साथ साथ जो exchanges हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे, दैट हाउ एक्सचेंजेस आर ग्रोइंग मल्टीफोल्ड्स, एंड यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड हाउ सम ऑफ दीस एक्सचेंजेस आर बेनिफिटिंग मैसिवली आउट ऑफ इट. विद दिस लेट्स स्टार्ट. तो हम आते हैं टुवर्ड्स द एक्सचेंजेस एंड डिजिटल ब्रोकरेजेस, बिकॉज जब हम एक्सचेंजेस और डिजिटल ब्रोकरेजेस की बात करते हैं, तो इस टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है. और क्या ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है, तो आप सब यहाँ पे देख पाएंगे मेरे साथ, इज दैट कि इंडिया के अंदर जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड बिटवीन 2013 टू 2023 अगर आप देखते हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर जितने ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, तो इट हैज़ ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 52.4%. Now this is one of the metrics which we don't want to be first in, because it means कि रिटेल इन्वेस्टर्स की गैमलिंग बढ़ रही है. एंड इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, देयर इज अ प्रूवन फैक्ट कि 90% ऑफ देम लूज मनी बाय डूइंग ऑल दिस ट्रेडिंग. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन 2023 देखेंगे, तो द आंसर इज 85.3 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड हर रोज़ कोई नया इंडेक्स लॉन्च हो रहा है, या फिर वीकली एक्सपायरी होने लग गया, एंड डिफरेंट डेज पे एक्सपायरी होने लग गए. तो अभी रिसेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 करके भी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो इंडेक्स है, इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर डेरिवेटिव्स. सो अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि देयर आर बिजनेसेस विच आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर पीपल्स फॉली, माने जो बाकी लोगों की मिस्टेक्स है उसके, देयर आर बिजनेसेस विच आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, राइट. Because one thing that you always have to remember is that no matter who wins or loses, the house and the house
and the person who's making you play always wins the game. That is something that you must remember कि जो broker होता है he always wins and the house always wins. And यहाँ पे house और broker कौन है? So house is companies like Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, companies like MCX commodity के अंदर. And इसके साथ साथ brokers कौन है? Companies like Angel One, companies like Motilal, companies like Eiffel Securities, other companies, right? Companies like Zerodha, companies like Grow. So these are the brokers which will always win, because at the end of the day these are just intermediaries. और ये intermediaries किसके लिए? These are just intermediaries for gambling done by other people. Some people learn it in class 4th. Some people learn it when they're 40 years old. That any number multiplied by 0 is 0. तो हाँ FNO हमारे लिए तो वही है, पर काफ़ी लोग ये चीज़ बाद में सीखते हैं. The important thing to realize is that some of the businesses which are benefiting out of this digital trend is because it has become so easy that on click of a button that you can gamble, right? Now click of a button पे like future contracts, option contracts, सारी चीज़ें कर सकते हैं. So that is something to realize. The first business is National Stock Exchange. I think National Stock Exchange unlisted में 19 या 20 times की PE ratio पे. एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे उनका कितना है इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस के ऊपर, तो यहाँ पे यू विल फाइंड इट इज दैट कि कैश मार्केट में 93% मार्केट शेयर है, इक्विटी फ्यूचर्स में 99.96% मार्केट शेयर है, इक्विटी ऑप्शंस में 98.1% मार्केट शेयर है, करेंसी फ्यूचर्स में 74% है, करेंसी ऑप्शंस में 99% मार्केट शेयर है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में 82% है, डेट RFQ प्लेटफॉर्म पे 96% है और NSE म्यूचुअल फंड में 32% है. आई थिंक म्यूचुअल फंड में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट लीडर ओवर देयर. वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो यू फाइंड कि इक्विटी ऑप्शंस में नियरली 29% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ इनकी आई है इस बारी, राइट. तो अगेन इक्विटी ऑप्शंस के अंदर इज द ट्रेंड दैट इज प्लेड आउट फॉर NSE, and NSE stock has done really well over the last 3 years in the unlisted market. Why is it so that it has done well in the unlisted market? इसका एक simple reason अगर आप देखेंगे is that कि this is taken from 2.2 capital. तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं तो NSE कैश एंड फ्यूचर्स टर्नओवर देखते हैं तो सी जैसे जैसे कैपिटल मार्केट ग्रो करती है वैसे वैसे ये तो ग्रो करने ही वाला है, बट जस्ट लुक एट द ग्रोथ इन द NSE ऑप्शंस टर्नओवर. So option turnover has literally grown like anything, right? So almost 75 to 80 lakh crores के आसपास. This is 2022 का डेटा. तो अगर आप देखेंगे तो इतनी ग्रोथ रही है, पर ग्रोथ इन कैश एंड फ्यूचर्स वॉल्यूम सीम टेपिड व्हेन कंपेयर्ड टू ऑप्शन वॉल्यूम. NSE option volume turnover increased by 50x between 2015 to 2022. So options turnover, which was 3x that of combined cash and futures volume in 2015, has increased to 70 times in 2022. और ये और भी बढ़ गया क्योंकि अभी 30% का केगर लास्ट 2 years में भी आया, इससे भी ज़्यादा का. तो अगर आप NSE का आज अगर आप शेयर प्राइस देखते हैं तो अनलिस्टेड के अंदर आई थिंक 4,000 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, एंड अनलिस्टेड के अंदर अगर आप NSE का EPS देखते हैं तो आई थिंक आज 20 टाइम्स PE रेशियो पे शायद से 200 रुपये का EPS है, उससे ज़्यादा कम है, आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए. But important thing to realize is that 85% of profitability of NSE is coming from futures and options today. So this is something that you must realize is that कि ये एक रिस्क भी है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी. अपॉर्चुनिटी क्या है कि ट्रेंडिंग लाइक जो ट्रेडिंग है और जो फ्रेंजी है इट कीप्स कंटिन्यूइंग and it is a part of digital transactions because NSE is an exchange, right? So it's literally like a monopoly business. So over here you'll see that transaction revenue mix देखेंगे आप तो it has increased drastically from options. I think future and options today contribute to 85% of NSE's EPS at the moment. तो ये तो हमने फर्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करी, जब हम एक्सचेंजेस की बात करें एंड जब हम ब्रोकर्स की बात करें. अनदर एक्सचेंज विच इज डूइंग वेरी वेल एट द मोमेंट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ MCX. And again, a standard disclaimer to all of you, nothing in this presentation is a buy or sell, right? So MCX is something that we might be biased in. I think हम लोग काफ़ी टाइम से biased हैं because हम लोग ये commodity में भी future and options का trend देख रहे हैं. तो commodity exchange में भी अगर आप देखेंगे so options का जो revenue mix है that has gone from 11% in FY22 to almost 64% in FY24. एंड अगेन ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, दे एक्सपेक्टिंग कि 76-82% आसपास हो जाएगा. तो ऑप्शंस विद इन MCX रेवेन्यू शेयर हैव गेन्ड मार्केट शेयर वर्सेस फ्यूचर्स. तो अगेन कमोडिटी में भी ऑप्शंस का बहुत ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे. इन कमोडिटी के अंदर आप देखेंगे तो ऑप्शन वॉल्यूम्स हैव जस्ट लिटरली एक्सप्लोडेड, राइट. तो यू कैन जस्ट चेक द ऑप्शन वॉल्यूम्स इन कमोडिटीज़. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे FY22 में नियरली अगर आप नियरली देखते हैं तो ऑलमोस्ट
लाइक 20-25% ऑफ द वॉल्यूम्स होता था, बट आज इट हैज़ टेकन ओवर फ्यूचर्स, राइट. तो फ्यूचर से ज़्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस के अंदर होने लग गई है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगेन अगर आप देखेंगे तो 3 times ग्रोथ है बिटवीन FY23 to 24. एंड इट इज़ लाइक लाइक मोतीलाल से हमने रिपोर्ट किया, दे आर फोरकास्टिंग कि 2 times यहाँ से भी ग्रोथ आ सकती है ऑप्शन वॉल्यूम्स में. इट इज़ जस्ट टेकिंग डेटा फ्रॉम देम. तो अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो एवरेज डेली टर्नओवर, इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस डेटा पॉइंटर, राइट, तो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर एंड एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ देखेगा MCX का. तो आई थिंक इट इज़ समवेयर क्लोज टू, इट स्टार्टेड फ्रॉम 7,860 crores, इट हैज़ गॉन टू 81,186 crores. That is between April to December, and in month of March it has hit all-time high. You know why commodity के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शंस अच्छा कर रहे हैं? इसका रीज़न है बिकॉज रिसेंटली वर्ल्ड के अंदर कमोडिटीज़ के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ गई है. एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, राइट. देन रिसेंटली लाइक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं. एंड रिसेंटली अगर हम लाइक MCX की बात करते हैं, जो स्टील जो TMT बार्स होती है उनके इन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करे हैं, राइट. तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं. इट इज़ समथिंग which NSE has done in equity. It is something that MCX is replicating it in commodities, right? So that is why the option volumes have been increasing. Another one of the reasons is कि अगर आप चेक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंक्स आर लाइक स्पॉन्सर्ड ब्रोकरिंग एंटिटीज़ हैं. तो बैंक्स आर अलाउड टू सर्व एज प्रोफेशनल क्लियरिंग लाइक मेंबर्स. फिर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रोकर्स भी है. फिर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन है? तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड यहाँ पे चेंज क्या है कि SEBI has allowed registered foreign portfolio investors to trade in exchange traded cash settled non-agriculture commodity derivatives. And SEBI has allowed exchanges to extend DMA facility to FPIs for participation in ETCDs. तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अब एक ऑप्शन दिया गया कि अब आप कमोडिटी के अंदर FNO कर सकते हैं, राइट. पहले इतना ज़्यादा इसका लाइक प्रमोशन नहीं था, बट दिस इज समथिंग दैट इज रिसेंटली चेंज. ऑल्सो SEBI has allowed trading in commodity index options. इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि MCX इज लॉन्चिंग फर्दर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स न्यूअर कमोडिटीज़ के अंदर आ रहे हैं. एंड दिस इज़ वाई द अडॉप्शन ऑफ FNO इन कमोडिटीज़ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो दिस इज समथिंग दैट इज़ वर्थ अंडरस्टैंडिंग कि कमोडिटीज़ के अंदर MCX इज बेनिफिटिंग. एंड इस टाइम पे जो PE रेशियो बहुत हाई दिखता है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ वन टाइम सॉफ्टवेयर सेटलमेंट इशू. बट अगेन यू हैव टू स्टडी द बिजनेस इंडिपेंडेंटली बिकॉज आवर पर्पज ऑफ द वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स की इन ट्रेंड्स में क्या क्या हो रहा है, राइट. सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग विद इन दिस. तो हम टुवर्ड्स दी एंड हम एक सिंपल वैल्यूएशन शीट भी देखेंगे. सिमिलरली अगर आप यही पे MCX में देखते हैं तो बुलियन, एनर्जी, बेस मेटल्स, एग्री और इंडेक्स का देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन. सो यू सी एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा FNO हो रहा है इस टाइम पे, राइट. तो एनर्जी के अंदर क्यों हो रहा है? बिकॉज एनर्जी के प्राइसेस हैव बीन वेरी वेरी वॉलेटाइल इन नेचर. ऑप्शंस भी आप देखेंगे तो नोशनल एंड प्रीमियम एवरेज डेली टर्नओवर एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा है वर्सेस बुलियन, बेस मेटल्स एंड अदर ऑप्शन टाइप्स. तो अगेन क्योंकि जहाँ पे जब वॉलेटिलिटी वर्ल्ड के अंदर बढ़ती है तो FNO बढ़ते जाता है. सिमिलरली अगर हम एक थर्ड बिजनेस देखते हैं जो इस ट्रेंड में है, बट अगेन द वैल्यूएशन सीम टू बी वेरी एक्सटेंडेड, यू हैव टू स्टडी द वैल्यूएशंस इंडिपेंडेंटली. तो हम लोग एक वैल्यूएशन पे वेबिनार भी कराएंगे पे में जिसको आप अटेंड कर सकते हैं सीखने के लिए. तो सिमिलरली अगर आप इक्विटी कैश परफॉर्मेंस देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो इट हैज़ गॉन फ्रॉम लाइक 31,274 like 31,274 million rupees to 55,422 million rupees in 9 months of FY24. तो मोटा मोटा डबल हो रहा है, राइट, जो ट्रेंड दिख रहा है इस टाइम पे. तो ऑलमोस्ट CAGR ऑफ अगर हम करते हैं 18-19% टाइप्स. फिर सिमिलरली BSE के केस में भी अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो एवरेज डेली टर्नओवर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. तो आई थिंक जो बैंकेक्स करके है उसका भी इन्होंने लाइक ऑप्शंस लॉन्च करें, सेंसेक्स ऑप्शंस लॉन्च करें. एंड दैट इज़ वेयर धीरे धीरे करके अपने जो चार्जेस हैं उनको भी बढ़ाते जाएंगे टू बिकम प्रॉफिटेबल. बट हाउ लॉन्ग कैन इट गो बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट मिक्स विच दे हैव लॉन्च्ड एंड डिफरेंट डेज पे एक्सपायरी हो रही है. सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि दिस ऑल्सो लाइक बिकॉज अभी PE 90 का दिखता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता है. फॉरवर्ड में PE रेशियो कितना कम है. बट अगेन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आई डोंट ओन द स्टॉक बट बिकॉज इट कम्स अंडर द एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल इकॉनमी इसलिए हम कवर कर रहे हैं. तो एक्सचेंजेस में BSE, NSE एंड MCX है. फाइनली अगर हम डिजिटल ब्रोकरेजेस का देखेंगे तो एंजल वन इज वन ऑफ द डिजिटल ब्रोकरेजेस विच हैज़ बीन डूइंग वेल. सो अगर आप देखते हैं कैश सेगमेंट पे इनके ऑर्डर्स ग्रो तो कर रहे हैं. आई थिंक 46 लाइक अगर आप चेक करते हैं 57 मिलियन ऑर्डर से 102 मिलियन ऑर्डर्स हुए हैं.
पर सिमिलर ट्रेंड being seen in F&O कि from 147 million orders it has gone to 355 million orders, and future and option average daily turnover has gone from 8,393 crores in Q4 of FY22 to 43,852 crores. Right, so almost a 5x jump in the F&O average daily turnover, right? So again, it is something that is like of seen type. Similarly, commodity के अंदर average daily turnover देखते हैं तो it has gone from 97 billion rupees to almost close to 365 billion rupees, right? So that is a trend that is happening over here. Number of orders have gone from 5 million to almost 14 million orders. सिमिलरली अगर हम एंजल वन का मार्केट शेयर देखते हैं तो जीरोधा की पॉलिसी ऑफ नॉट एडवर्टाइजिंग, एंजल वन तो गूगल एड्स फुल्ली रन कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर हम मार्केट शेयर बेस देखते हैं और नोशनल टर्नओवर फॉर इक्विटी फ्यूचर्स, प्रीमियम टर्नओवर फॉर इक्विटी ऑप्शंस, तो मार्केट शेयर फॉर एंजल वन हैज इंक्रीज फ्रॉम 15.9% टू 18.1%. F&O का मार्केट शेयर 17.1 से 19.8% हो गया एंजल वन का. कैश में मार्केट शेयर भी 13.9 से ऑलमोस्ट 15.4 हो गया, एंड कमोडिटी में मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 59.5% का चल रहा है एंजल वन का इस टाइम पे. सो अगेन एंजल वन इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस. तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी है, IIFL सिक्योरिटीज भी है, बट एट द एंड यू हैव टू रियलाइज अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू द इक्विटी मार्केट्स, एंड अगर कोई रेगुलेशन आती है तो एक्सचेंजेस एंड ब्रोकरेजेस दोनों को एक नुकसान हो सकता है अगर कोई सेबी रेगुलेशन लेके आता है. पर जब तक रेगुलेशन नहीं आ रही, अभी तो कैसे आ रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, डेली एक्सपायरीज पे आ रहे हैं, राइट, डिफरेंट इंडीसेस पे जो बेसिकली जो F&O वो स्टार्ट हो रहे हैं. तो दैट मीन्स कि इवन दो द रेगुलेटर doesn't want retail investor to do it, but NSE or BSE they keep launching different products, right? So that means that thoughts and actions में कुछ misalignment at the moment. So this is why the likes of Angel One are also doing well. अभी recently इन्होंने QIP भी करा है, right? So काफ़ी लोग अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं QIP क्यों करें. Some people are saying because like जो margin money है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि debt बहुत बढ़ते जा रहा था books पे, इस वजह से करा है. But it remains to be seen how they utilize the QIP money. And Angel One is also launching a wealth management business. But idea of this part of exchanges and brokerages was to identify कि this is a part of the digital economy and this is growing by leaps and bounds. Until unless there is a regulation, अभी तक तो उल्टी चीज़ें हो रही है. रेगुलेशन बोलने के अलावा भी आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट इज़ लीडिंग टू फुल प्रमोशन ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज न्यूअर प्रोडक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड. So that is something that one must understand, right? And Angel One has become second when it comes to incremental ranking in NSE active clients. So hopefully with this it becomes clear to you कि डिजिटल इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंजेस एंड डिजिटल ब्रोकरेजेस में इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है. तो फोर्थ सब सेगमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग जो डेटाबेस कंपनीज हैं या जो डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं हम उन पे डीप डाइव करेंगे, एंड साथ साथ जो जियो स्पेशल डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं हम लोग उनका भी डिस्कशन करेंगे, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये कंपनीज कहाँ पे ऑपरेट करती हैं, कौन सी वैल्यू चेन में ऑपरेट करती हैं, एंड हाउ आर दीज कंपनीज एक्सपीरियंसिंग टेलविंड्स एट द मोमेंट. ऑलराइट, तो हम आते हैं डेटाबेसिस पे एंड जियो स्पेशल डेटाबेसिस पे, बिकॉज एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हुई है 2021 में. तो हमने मैप माई इंडिया का एक बार पहले भी इस चैनल पर एनालिसिस करा था, बट आई थिंक आज भी वैल्यूएशन मल्टीपल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि देयर आर मोर प्लेयर्स इन दिस सेक्टर. एंड ये क्या पॉलिसी आई है कि ओल्ड जियो स्पेशल पॉलिसी में क्या था कि GOI हैड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन मैपिंग एंड कलेक्शन ऑफ डेटा. माने आप सिटीज़ के या बिल्डिंग्स को मैप नहीं कर सकते थे, एंड देयर वाज अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगेंस्ट दिस. बट अगर आज का हम देखते हैं तो आज का हुआ है कि पोस्ट 2021 द सेक्टर हैज़ बीन डीरेगुलेटेड. क्या डीरेगुलेशन हुई है कि देयर इजंट एनी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन ओन कंपनीज टू गेट अप्रूवल्स फॉर स्टोरेज, कलेक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ जियो स्पेशल डेटा और मैप्स इन इंडिया. सो फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट ग्रैनुलर डेटा. तो अगर आप देखेंगे तो गूगल को अलाउड नहीं है ग्रैनुलर डेटा कलेक्ट करने के लिए, इसलिए गूगल जेनेसिस इंटरनेशनल से डेटा लेता है अपने गूगल मैप्स एंड स्टफ के लिए. एप्पल को भी अलाउड नहीं है, इसलिए एप्पल मैप माई इंडिया से डेटा लेता है, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द रूल्स. एंड 2021 में गवर्नमेंट ने फर्दर लिबरलाइज कर दिया एंड द ड्रोन रूल्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया. A major boost to Indian entities dealing in the industry that new guidelines completely disallow foreign entities from entering this market, right? तो डिजिटल मैप्स में फॉरेन एंटिटीज़ को मना कर दिया कि आप मैपिंग नहीं कर सकते. सो वाई वॉज दिस अ बिग टेल बूस्ट. सो ये 2030 तक गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैपिंग का क्या फ़ायदा है कि आप रिवर्स को मैप कर सकते हैं ऊपर से, आप सिटीज़ को मैप कर सकते हैं, आप याद इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एडवांटेज. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे जल जीवन मिशन है उसके लिए आप मैपिंग करते हैं, राइट. तो देयर आर प्लेयर्स हु आर एक्सपोज टू दीज टेलविंड्स, राइट. सो हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल फॉर द इंटायर कंट्री. एंड इसके अलावा
like this has led to tailwinds for a lot of sectors for this geospatial sector. So there is this value picker पे thread है by Freak करके इनका नेम है प्रोफाइल का, बर्नी मनोरन करके नाम है इनका, एंड इज़ अ फैंटास्टिक मतलब इन टर्म्स ऑफ डीप थिंकर, जो भी मैं इनका पढ़ता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. सो अनदर थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज कि इन्होंने एक वैल्यू पिकर पे थ्रेड दिखा था जियो स्पेशल पॉलिसी पे. इट इज समथिंग दैट यू मस्ट गो टू रीड. एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप गवर्नमेंट का 2030 का विजन देखते हैं तो 2030 विजन क्या है कि हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग, हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल, develop a geospatial knowledge infrastructure underpinned by like integrated data and information framework. And also this sector could be a 30,000 crore TAM ka sector because of these deregulation policies that have played out. Basically Indian players are mapping कर सकते हैं और basically तो LiDAR technology mapping हो सकती है, and it will sort of help in a lot of projects, and it will also help government in planning also, right? So one of the businesses over here is by the name of Ceinsys. तो आप Ceinsys का एग्जाम्पल लेते हैं, CEINSYS, Ceinsys करके नाम है, आई थिंक इट्स 20 times multiple राइट नाउ. तो Ceinsys का एग्जाम्पल लेते हैं तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हैं. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल दैट बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे बेसिकली रोड इन्फॉर्मेशन के लिए मैपिंग करते हैं. सो लेवल्स ऑफ रोड इंश्योरिंग 100% क्वालिटी डेटा अलॉन्ग विद लोकेशन इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप, रेवेन्यू मैप्स एंड इंटीग्रेशन विद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, राइट. तो जो लैंड की मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, right? Then similarly implementation of transmission asset management system to cover failure of critical assets, delay in fault analysis, theft control, unplanned maintenance. Basically they also have this engineering business with them, and unified GIS solution for power distribution network to curb load shedding and crippling financial losses. So all these things are again linked to mapping, right? So mapping is आपको यहाँ पे मैं डेटा दिखाता हूँ कि जैसे हम ये Ceinsys का डिस्कशन कर रहे हैं, तो Ceinsys को लाइक स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, जो जल जीवन मिशन है, वहाँ से भी ऑर्डर मिला था एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ IoT प्लेटफॉर्म फॉर जल जीवन मिशन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बेसिकली कि कितना वाटर उसमें पास हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट, कहाँ कहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स. दिस ऑर्डर वॉज गिवन टू देम ऑफ 248 crores. 200 crores की टॉप लाइन थी. वन सिंगल ऑर्डर वॉज फॉर 248 crores. सिमिलरली अगर आप Ceinsys के केस में और भी देखते हैं, सो जस्ट टू गिव यू मोर आइडिया कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ये लोग कर रहे हैं. सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड माइंस मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, राइट. सो बेसिकली गवर्नमेंट लिंक्ड बिजनेस है बहुत सारा. 80% इनका जो रेवेन्यू आज टेंडर ड्रिवन है, राइट. तो गवर्नमेंट टेंडर ड्रिवन है, एंड आज भी बिजनेस 20 की PE पे है, और ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं. So remains to be seen how they execute, because now promoters are also infusing money. I think 559 रुपीज़ पे प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है इस कंपनी में 90 crores के आसपास का, एंड बाहर के इन्वेस्टर्स भी मोर देन 100 crores डाल रहे हैं. आई थिंक 200 to 230 crores का एक इसके अंदर फंड रेज हो रहा है इसमें. promoters themselves are infusing 90 crores into the company, right? So that is again just gives us an idea about the size of the opportunity that there is, that a small company is infusing 90 crores. आज मार्केट कैप 900 to 950 crores होएगा. मैप माई इंडिया का हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन करा था. आई सजेस्ट यू कैन वॉच दैट वीडियो, बिकॉज मैप माई इंडिया इज द इट इज़ अ लीडिंग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू एडवांस डिजिटल मैप्स एंड डीप टेक इन इंडिया. तो जो भी आपके ऑटो के अंदर मैप्स आते हैं, इसके अंदर मार्केट इनका 80% वॉल्यूम मार्केट शेयर है. जैसे किया के अंदर मैप लग गया या किसी भी गाड़ी में लग गया, so over there they have the highest market share, because all of these companies are using LiDAR technology. साथ साथ जेनेसिस भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कर रही है. तो जेनेसिस का भी काफ़ी गवर्नमेंट टेंडर ड्रिवन बिजनेस बहुत है. मालाबार इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टेड ओवर देयर. आई थिंक दे हैव गिवन अ वेरी अग्रेसिव गाइडेंस ऑफ 1000 to 1500 crores with 25 to 30% margins. बट यू मस्ट स्टडी इट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज टॉप डाउन सेक्टर में एक पॉलिसी चेंज हुआ है, राइट. तो इनके कस्टमर्स कैसे मैप में इंडिया के, तो दे हैव प्रोडक्ट्स लाइक मैपल. तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं. इट्स लाइक गूगल मैप बट मैप यूजिंग LiDAR टेक्नोलॉजी. तो आपको ब्रिजेस का भी पता लगता है कि कहीं पे इंटरसेक्शन आ रही है, तो वो बहुत अच्छे से मैप में डिफाइन होता है. फिर कस्टमर्स में देखते हैं ऑटो OEMs है, कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एंड रिटेल कस्टमर्स हैं फॉर मैप में इंडिया. मैप में इंडिया इज मोर ऑफ अ B2B इंटरप्राइज एंड B2B2C इंटरप्राइज, राइट. तो जो भी आपकी इंटरनेट की एप्स हैं उन पे ये भी इनके कस्टमर्स हैं. दे ऑल्सो हैव दिस IoT बिजनेस, जिसमें आप बेसिकली ट्रैकिंग के लिए एक प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर आप उस पर SaaS रेवेन्यू कमाते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस दैट दे हैव, अगर आप यहाँ देखेंगे.
तो इनका जो प्योर मैप का बिजनेस है, सेल ऑफ मैप सर्विसेज वाला अगर आप बिजनेस देखते हैं तो उसका 53% मार्जिन है। वेराज अगर आप हार्डवेयर बिजनेस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेड बिजनेस को देखते हैं तो वहाँ पे जो इनका भी ईबिटा मार्जिन है दैट इज इक्विवेलेंट टू आई थिंक 8.2% के आसपास। आई थिंक अभी 55% है मैप्स में, 8.2% है IoT बिजनेस में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज में, बिकॉज जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे, एक बार तो मैंने प्रोडक्ट बेच दिया एक ट्रक के फ्लीट को फॉर ट्रैकिंग की यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद मैं उनसे सॉफ्टवेयर के एज अ सर्विस रेवेन्यू कमाते रहूँगा। सो देन द मार्जिन शुड एक्सपैंड, बट अगेन द मल्टीपल्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट दैट 80-82 की पी पे ऑलरेडी बिजनेस है। तो आपको वैल्यूएशन एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग बिजनेस एनालिसिस इन टॉप डाउन इंडस्ट्री एनालिसिस वायु। आइडिया क्या है कि आप खुद बिजनेसेस ढूंढ पाएंगे इसके बाद। तो ये हमने साइंसिस का भी बात करी, जेनेसिस की भी करी, मैप में इंडिया की भी करी। फिर हम डेटा बेस प्रोवाइडर्स में और आते हैं। इंडिया मार्ट है, बट इंडिया मार्ट में भी स्लो डाउन चल रहा है, राइट। तो इंडिया मार्ट इज ऑल्सो लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर सप्लायर्स आर देयर लाइक वेब स्टोर फ्रंट, RFQ, राइट, लीड मैनेजर्स, अकाउंटिंग सोल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स SaaS वाले। Buyers are there also, multilingual search, AI-driven matchmaking, price discovery, like conversational commerce. बेसिकली लीड्स का प्लेटफॉर्म है। अगर मेरा कोई बिजनेस है, राइट, अगर मैं कोई छोटे दुकान ओन करता हूँ, सपोज करते हैं हार्डवेयर सप्लाई की, या मैं ट्रक्स के कुछ पार्ट्स बेचता हूँ, एंड मेरे पास कोई ऐसे पार्ट्स बिक रहे हैं स्क्रैप में जो सिर्फ मेरे पास ही हैं, तो आई कैन जस्ट गो ऑन इंडिया मार्ट, परचेज अ लिस्टिंग कि मैं ये सब बेचता हूँ। बायर कैन कम एंड ही कैन लाइक सर्च फॉर मी, राइट। अगर वो B2B में सर्च करे एंड देन ही कैन बेसिकली वी एंड आई कैन गेट डायरेक्टली इन टच, राइट। सो दैट इज व्हाट इंडिया मार्ट्स पर्पस। इसमें एडवर्टाइज भी कर सकते हो इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज। एंड मेरे को कितनी लीड्स मिलेंगी, सो अगेन एट दी एंड लीड का काम है कि मेरे को हॉट लीड्स कितनी मिल रही है, एक्टिव लीड्स कितनी मिल रही है, दैट इज व्हाट इंडिया मार्ट प्रोवाइड्स टू इट्स द सप्लायर्स, राइट। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ देखते हैं तो अभी ट्रैफिक ग्रोथ में स्लो डाउन चल रहा है इंडिया मार्ट की। सो जस्ट ओवर एयर 9% YOY ट्रैफिक ग्रोथ में इंक्रीज है, whereas बिजनेस के ARPU में दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 11% ऑड के आसपास इंक्रीज है। वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 21% CAGR रहा है इनका ट्रैफिक। एंड अभी इस टाइम पे थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज पहले तो बहुत महंगा था, तो प्रमोटर्स ने QIP भी करी थी, अब प्रमोटर्स शेयर बाय बैक कर रहे हैं, पर कंपनी इज अ एब्सोल्यूट मार्केट लीडर इन दिस इंडस्ट्री। तो लिंक टू इंडिया मार्ट इज अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ जस्ट डायल। तो जस्ट डायल में आप देखेंगे रिसेंटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी आया था, बिकॉज जस्ट डायल क्या कर रहा है इस टाइम पे, दैट इट इज़ रिड्यूसिंग इट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बिकॉज बिजनेस का एक तरीके का सेमी मोट बना हुआ है, लोगों को ऑलरेडी दिमाग में जस्ट डायल का आइडिया है। जस्ट डायल इज ऑल्सो इनटू लिस्टिंग लाइक इंडिया मार्ट एंड एम्प्लॉय, एंड वहाँ पे ऑन द ग्राउंड भी बहुत पहले बहुत मैन फोर्स थी, बट वो रिड्यूस कर रहे हैं अभी। तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू हैज फॉलन फ्रॉम 83 to 64, so they're firing people, which is leading to improvement in margins. If you look at it, तो margins have gone to 26%. मैनेजमेंट गाइड कर रही है 27 to 28% के आसपास मार्जिन आ जाएंगे। बट एज अ प्लेटफॉर्म क्वार्टरली यूनिक विजिटर्स अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो है, बट लास्ट 4 क्वार्टर्स से एज सच क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं आ रही इसके अंदर, राइट। तो मे बी एडवर्टाइजिंग इनको वापस करनी पड़ेगी या कैंपेन्स करने पड़ेंगे, बट एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही दे कैन डू 27-28% मार्जिन्स। तो मे बी येस 2022 PE पे आज कैश भी बहुत है बैलेंस शीट पे, मे बी कुड बी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू ओवर देयर, बट व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 crores ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट। What is the future plan linked to that and how the growth numbers come back? That is what makes people basically guess on this business. So this is also there. Just Dial भी है database business में। फिर एक और business है database business में, Traxin Technologies के नाम से। तो Traxin Technologies क्या करते हैं, तो वेबसाइट ही आपको खोल के दिखा सकता हूँ। सो बेसिकली वेंचर कैपिटल फर्म्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, राइट। तो इन सब का जो डेटा है, राइट, कि इनका कितना वैल्यूएशन चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, दैट इज़ व्हाट ट्रैक्सिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स, राइट। तो इट्स जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका बेसिकली डेटा प्लेटफॉर्म है ग्लोबली। तो यहाँ पे मैं आपको इनकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ। सो अगेन इट्स अ स्मॉल कंपनी, आई थिंक इनका मार्केट कैप इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो विल जस्ट लुक एट द मार्केट कैप, लेट्स लुक एट ट्रैक्सिन। Just a second, yeah, Traxin. तो market cap today is 998 crores के आसपास, right, and margins have just started improving, तो 8-9% के आसपास अभी margins आए हैं। So this is one of the businesses. So they have 2.5 million companies, private companies from unfunded to seed to unicorns, and basically जो भी startups है उनका अगर किसी को data चाहिए, so this is one of the platforms that has been created, right. So their coverage in India अगर आप देखते हैं तो 280 to 1,000 plus companies
एंड राइट, सो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं तो 88.7K, अफ्रीका में 70.2K, यूरोप में 665K प्लस, यूएस एंड कनाडा में 881K प्लस. सो अगेन कवरेज बहुत है. एंड ऐसा हमने पास्ट में वैसे देखा है, जैसे गार्टनर टाइप प्लेटफॉर्म लाइक हो गए जो आईटी इंडस्ट्री का डेटाबेस और इंडस्ट्री रिपोर्ट सकते हैं. दैट हैज़ बीन अ वेरी ह्यूज वेल्थ क्रिएटर. सो अगेन इट्स वन ऑफ द कंपनीज विच अगर आप देखेंगे तो दे सेल डेटा सेट्स कंपनीज के, इन्वेस्टर्स के, एक्विजिशंस के, राइट. सो फाइनेंशियल्स परचेज कर सकते हैं, राइट. दिस इज व्हाट द कंपनी डज, राइट. So it's like a data, so it's a database, right? Database of startups and of the database of startups and privates. So that is what this company does, but remains to be seen how they scale, because I think they also do conference calls. I think this one, just a moment, folks, just a second, right? So it remains to be seen how they basically scale. So just a second, yeah. So they also do conference calls, so you can read the con calls just to get an idea. Right, so they have almost 70 crores of cash also on the balance sheet, which is equivalent to almost 7 to 8% of the market cap. So yeah, worth studying independently कि इस industry में और कौन सा ये business है, right? Because see, my purpose of a lot of these videos is to do top-down analysis and then start doing bottom-up analysis for myself and for some of our subscribers in Research Desk. So again, they have almost like जो multiple large companies हैं ये financial data markets में, they have more than $30 billion of cumulative revenue of financial market data companies for 2022. तो financial market data वाली companies काफ़ी सारी हैं. तो this is what this company is into, Tracxn Technologies. It's a new sector that is there. So you must study independently कि business क्या कर रहा है. ऐसी एक और यूनिक बिजनेस है प्रॉप इक्विटी के नाम से. अब ये प्रॉप इक्विटी क्या बिजनेस है? बेसिकली इट्स अ रियल एस्टेट डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स. कि आपको पता लग जाए कि यार इस एरिया में इतना पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है, इस एरिया में इतने प्लॉट्स बिक रहे हैं, इस एरिया में कमर्शियल रियल एस्टेट का इतना पर स्क्वायर फीट रेंट चल रहा है. सो दैट इज व्हाट दिस बिजनेस डज. इट्स ऑल्सो डेटा बेस. आई थिंक इट्स अ न्यूली लिस्टेड बिजनेस एंड इनका मार्केट कैप आई थिंक माइट इवन बी स्मॉलर देन ट्रैक्सन. तो प्रॉप इक्विटी के नाम से PE एनालिटिक्स, राइट. सो दिस वन ऑल्सो आई थिंक दे आर डूइंग वेरी हाई मार्जिन्स, लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 30% मार्जिन्स. एंड देर रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस, आई थिंक 299 करोड़ का मार्केट कैप है. बट अगेन इट्स अ डेटा बेस ऑफ सॉर्ट्स, राइट. सो दीज आर न्यू टाइप ऑफ बिजनेसेस विच आर बीइंग लिस्टेड इन इंडिया. एंड मेरे इन वीडियोज़ का इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग पार्ट क्या रहता है कि मेरे को सीखने का बहुत मिलता है कि अच्छा ये ऐसी कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को उस पर बॉटम्स अप काम करना चाहिए. So hopefully do let me know in the comment section below if you found these businesses interesting to study or not, because it helps to basically do such videos for top-down analysis. With this, let's go to the next part. अब हम लोग discussion करेंगे of those companies which are into digital content. How are these companies experiencing tailwinds? यहाँ पे there are actually more number of players. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे ये companies through tailwind phase के through जा रही है, and how are they enabling the dream of digital infrastructure also. And how are these companies providing content basically digitally? And यहाँ पे music licensing companies कौन सी है, video में company कौन सी है? And with this, let's start the analysis. तो हम चलते हैं towards the digital content businesses. तो digital content businesses में कौन कौन से businesses हैं? तो one of the major businesses जो यहाँ पे that is a music content या music licensing. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कैलेंडर ईयर 2022 में देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन ऑडियो स्ट्रीम्स जो थी that was 48% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू पाई. ये क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ? बिकॉज अभी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि चाहे आप स्पॉटिफाई का एग्जाम्पल लें या बाकी कंपनीज का एग्जाम्पल लें, तो चर्न चल रहा है. चर्न क्या चल रहा है कि जो फ्री म्यूजिक लाइसेंसिंग, जो फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग वाली कंपनीज थी वो धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं. एंड दे आर टेकिंग म्यूजिक बिहाइंड अ पेड वॉल, या फिर एड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पे. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नियरली हाफ ऑफ द पीपल हैव स्टार्ट पेइंग फॉर म्यूजिक, राइट. बट इंडिया में अभी वो ट्रांजिशन चल रहा है टुवर्ड्स दैट ट्रेंड. तो इस वजह से अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आई थिंक स्पेशली अगर आप सारे गाँव के केस में देखेंगे तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाज देयर रेवेन्यू गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. But Tips at the same time didn't have many deals, so they have won a lot of deals recently, right? So all over the world देखते हैं म्यूजिक की, अगर आप स्ट्रीमिंग या हर चीज़ देखते हैं तो टॉप 10 कंट्रीज बाय वॉल्यूम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1.454 ट्रिलियन टोटल स्ट्रीम्स हैं. इंडिया में 1.03 ट्रिलियन टोटल स्ट्रीम्स हैं. वेराज ग्रोथ वाइज देखते हैं वाई तो न्यू नेट स्ट्रीम्स इंडिया के अंदर 463.7 बिलियन है एंड यूनाइटेड स्टेट्स में 184 बिलियन है. So basically, India के अंदर the growth in the net, the net audio being streamed
is increasing, right? So that is one of the trends that is happening. तो यहाँ पे दो कंपनीज हैं, दैट इज़ वन इज सारेगामा. तो सारेगामा के केस में देखते हैं तो 61% रेवेन्यू उनका म्यूजिक लाइसेंसिंग से आता है, बाकी 18% म्यूजिक रिटेल से आता है जिसमें कारवा है, 21% इनका फिल्म इवेंट एंड सीरीज बिजनेस से आता है. लास्ट 8 क्वार्टर से दिस बिजनेस हैज़ बीन गोइंग थ्रू मल्टीपल चर्न्स एंड अकाउंटिंग हिट्स, राइट. इसलिए पैट स्टैग्नेंट दिखता है. आई थिंक विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इनकी क्या पैट ग्रोथ रिटर्न्स टू 20-25% फ्रॉम FY25 और नॉट, बिकॉज आई थिंक उस टाइम तक अगर आप इनको क्लोजली इनकी कॉन कॉल्स या सब फॉलो करें तो आई थिंक some of the transition from free to paid music might happen, but again you have to study it independently. तो एक ये बिजनेस है. एंड सारेगामा के केस में क्या है कि दे आर लाइक top 3 in the industry when it comes to the basically music licensing. बेसिकली म्यूजिक की लाइब्रेरी ओन करते हैं जो लाइसेंस करते हैं टू स्ट्रीमिंग कंपनीज, राइट, एंड टू कंपनीज हु वांट टू डू एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्टफ. तो वैसे अगर देखते हैं तो इनका लाइक एनुअल ग्रोथ इन बेसिकली लाइसेंसिंग रेवेन्यू ऑन सॉन्ग्स क्लासिफाइड डेकेड ऑफ रिलीज, तो जो 2001 से 2020 तक रिलीज हुए थे उनका 19% ग्रोथ है. टिल 1980 का 7% ग्रोथ है. 1981 टू 2000 तक का 19% के आसपास ग्रोथ है, राइट. सो बेसिकली इट जस्ट शोज कि जो रिसेंट म्यूजिक है उसके अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा है वर्सेस द ओल्डर म्यूजिक. लाइसेंसिंग पार्टनर्स कौन है इनके? स्पॉटिफाई, रेसो, गाना, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, विंक म्यूजिक, हंगामा, अमेजॉन म्यूजिक, एंड लॉट ऑफ दीज अदर्स लाइक नेपस्टर्स, लाइन, टाइडल एंड स्टफ. ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स कौन है? वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर्स कौन है? राइट, एंड द ब्रांड्स कौन है? बट सारेगामा के बिजनेस पे एक बहुत बड़ा पुशबैक क्या है इज दैट कि अपार्ट फ्रॉम द कोर म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस, आई थिंक इट्स अगेन कंपनी का स्ट्रैटेजी समटाइम्स दे से इट्स एन एंटरटेनमेंट बिजनेस. तो एंटरटेनमेंट बिजनेस में क्या है कि यार फिल्म बिजनेस भी होएगा, म्यूजिक इवेंट बिजनेस भी होएगा. समटाइम्स दे से कि यार ये म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस है सिर्फ. तो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच इज़ आई थिंक नॉट वेरी कॉन्क्रीटली डिफाइंड, बिकॉज अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट बिजनेस हो आप तो एंटरटेनमेंट बिजनेस का वैल्यूएशन मिलेगा फिर, बिकॉज वी डोंट नो वेयर द कैपिटल इज गोइंग टू गेट एलोकेटेड, राइट. कि जैसे अभी जो QIP करा था वो QIP के बाद दे बॉट अनदर लाइक दे बॉट वन ऑफ द कंपनीज विच इज़ नॉट इनटू प्योरली म्यूजिक लाइसेंसिंग, राइट. आई थिंक पॉकेट एसेस करके इन्होंने एक कंपनी ली. सो अगेन दैट इज समथिंग दैट वन हैज़ टू थिंक, राइट. दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ द बिजनेस की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या है. क्योंकि अगर सिर्फ म्यूजिक लाइसेंसिंग में कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी रहे तो बिजनेस का इवेंचुअल वैल्यूएशन भी बहुत डिफरेंट होएगा. बट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रोथ कम्स बैक इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, बिकॉज सी एवरी क्वार्टर दे हैव लाइक YOY अगर आप कंपेयर करेंगे तो FY21 से लेके अभी तक तो एटलीस्ट इनके म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस का तो रेवेन्यू ग्रो कर ही रहा है. बट दिस हैविंग मल्टीपल अदर सेगमेंट्स, इट इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी सीन कि हाउ इट स्केल्स अप, राइट. कि बाकी सेगमेंट्स का प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टफ क्या है, बिकॉज इन्वेस्टर्स टिपिकली डोंट लाइक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रैकिंग मल्टीपल सेगमेंट्स स्पेशली व्हेन दे हैव लोअर ROC. सिमिलरली अगर आप टिप्स को ट्रैक करेंगे, टिप्स का मतलब इट इज़ अनइमेजिनेबल कि टिप्स विच इज़ राइट विद टिप्स विच इज़ आई थिंक अ प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी अभी प्रोफेशनलाइज भी नहीं हुई, हैज़ अ हायर वैल्यूएशन देन सारेगामा. Reason being because again it's a pure music licensing company where Saregama has multiple divisions with it, right? So when you're a pure music licensing company, so again their YouTube views have grown at a 55% CAGR. Their revenue is also grown at a 30% CAGR odd, right? And their music acquisition has been like much more controlled versus Saregama. Saregama तो 150 to 200 crore से ज़्यादा खर्च रहा है music acquisition पे, but tips उतना नहीं खर्च रहा. Right, so tips ka, because it's a focused entity, there are not so many other divisions. This is why I think the valuations are reflecting that as well. But yes, we need to track the industry because inke dono players are in a space where tailwinds are there because internet penetration is increasing. We like to listen to like every one of us loves to listen to music, and music ka repeat content bhi bahut zyada hai. So worth tracking how basically both these businesses or both these entities scale. राइट. एंड ऑल्सो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्ग टर्म में थ्रेट हो सकता है कि पीपल माइट स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन सॉन्ग्स, तो हो सकता है जो आर्टिस्ट है उनका ही वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए. सो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट एंटीथीसिस ऑन टर्मिनल वैल्यू ऑफ दीज कंपनीज. सो दिस इज विद द डिजिटल कॉन्टेंट बिजनेसेस. इंडिया में आई थिंक ऑल्ट बालाजी भी है जो OTT पे आई थिंक अपनी मूवीज़ लाइसेंस कर रहा है, तो वहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं टर्न अराउंड हो रहा है. लाइक उसके बाद जी भी है, बट जी का तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इतने इशूज़ हैं, उसकी कैसा ही डिस्कशन करें. बट दिस इज़ विद द डिजिटल कॉन्टेंट बिजनेसेस विच आर देयर इन इंडिया.
तो बिजनेस स्ट्रैटेजी हमने देखी दोनों की, बट आई ऑलवेज फाइंड इट टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन सबके जो फाइनेंशियल्स हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाले हुए हैं, तो आपको खुद एक बार इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहिए। फाइनली जो इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या सैस कंपनीज हैं, अब हम लोग उनका डिस्कशन करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ सम ऑफ दीज कंपनीज हैव बिल्ड प्रोडक्ट्स विच आर सॉर्ट ऑफ मोनोपलीज एंड हाउ सम ऑफ दीज कंपनीज आर गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे दीज कंपनीज आर गेनिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे भी कैसे कंपनीज इस टाइम पे एंटर करने की ट्राई कर रही है। विद दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो हम फाइनली टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर एंड ऑफ द वैल्यू चेन पे चलते हैं। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो देयर आर प्रोडक्ट कंपनीज ऑल्सो इन द लिस्टेड यूनिवर्स। सो एक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर लिस्टेड है, एक ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टेड है बैंकिंग प्रोडक्ट्स में, एक इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिस्टेड है, एक न्यूजन सॉफ्टवेयर भी लिस्टेड है। तो जब हम इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की बात करते हैं, सो दे ऑपरेट टू सर्व डिजिटल सोल्यूशन, इंश्योरेंस, रिस्क, ट्रेजरी, कैपिटल मार्केट्स, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो इनकी ये ऑफरिंग्स है। एंड मेनली जब बैंक्स का ये डिस्कशन करते हैं तो बैंक्स के लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दे प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर कासा मैनेजमेंट, जो लोन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड फाइनेंस के लिए करते हैं, अकाउंट सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, देन ओडीएस के लिए कर रहे हैं, ट्रेजरी के लिए कर रहे हैं इस टाइम पे, बैंक ऑफिस ऑप्स के लिए कर रहे हैं, एनालिटिक्स के लिए भी कर रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर क्रेडिट एनालिस्ट ऑल्सो, राइट। सो बेसिकली बैंक्स का जो भी ऑपरेशन या फिर ओपेक्स के अंदर जो भी काम है, चाहे वो एसएमएस बैंकिंग हो, चाहे वो टैबलेट बैंकिंग हो और एक ब्रांच बैंकिंग हो, तो हर जगह वहाँ पे ये इन अ नटशेल दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, राइट। सो दिस इज व्हाट देयर बिजनेस इज। इनका एक emac.ai करके भी प्रोडक्ट आया, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट दे वर्कड ऑन ओवर द लास्ट 1-2 years। एंड अभी इन्होंने रिसेंटली अगर आप चेक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जेम पोर्टल था देवर मैनेजिंग, तो उससे भी इनका भी टाई अप छूटा है, बट दैट वाज वेरी लो मार्जिन इन नेचर, तो उसको हटने से इनका मार्जिन बढ़ना चाहिए। सो दे अर्न लाइसेंसिंग रेवेन्यू ऑल्सो, इम्प्लीमेंटेशन पे भी अर्न करते हैं, एंड सैस रेवेन्यू भी होता है इसके अंदर, राइट। तो दैट इज हाउ द बिजनेस अर्न्स रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे सैस रेवेन्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मार्जिन शुड स्टार्ट इंप्रूविंग। तो बिजनेस में इनहेरेंट ऑपरेटिंग लेवरेज एक मिलता है, बिकॉज अगर आज इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के मार्जिन देखेंगे 20-21% है, बट वेयर एज समथिंग लाइक ऑरेकल का मोर देन 40% मार्जिन है, राइट। समथिंग लाइक अ न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर का भी हायर मार्जिन है एक्चुअली इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना से। So those are companies which are much more mature into their growth curve. So as and when their investments stop, they also might start going towards that margin level. तो आई थिंक मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि अगर 10% टॉप लाइन ग्रोथ आएगी तो 20% पैट ग्रोथ आएगी, 15% आएगी तो 30% पैट ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिल्ड हो चुके हैं, अब उनकी लाइसेंसिंग हो रही है, धीरे धीरे सैस रेवेन्यू बढ़ते जाएगा, एंड ऑल्सो उन प्रोडक्ट्स का कैपिटलाइजेशन हो रखा है, तो धीरे धीरे करके अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्ट इन टू द बिजनेस है इन अ वेरी सिंपल नटशेल। फाइनली फिर न्यूजन की बात करते हैं तो न्यूजन सॉफ्टवेयर अभी नो कोड और लो कोड के अंदर है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बिजनेस रूल मैनेजमेंट एंड पोर्टल इंटरफेस डेवलपमेंट में। तो न्यूजन बेसिकली जो डेवलपिंग मार्केट्स है, जो मीना मार्केट्स होगी, मिडिल ईस्ट एंड एशिया मार्केट्स होगी, वहाँ पे इस टाइम पे इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दे आर ऑल्सो सिटिंग ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज, जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना साथ हो रहा है अभी, एंड अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इन देयर बिजनेस हैज प्लेड आउट, राइट। तो नो कोड एंड लो कोड के अंदर दे आर द मार्केट लीडर्स, बट दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन जो बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। आइडिया क्या है वीडियो का, टॉप डाउन एनालिसिस करना कि कौन कौन से बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। तो न्यूजन भी एक ऐसा बिजनेस है। देन न्यूजन के केस में देखते हैं तो 61% एन्युटी रेवेन्यू, माने वो रेवेन्यू जो रिकरिंग है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स 18% के आसपास है, सेल ऑफ सर्विसेज 21% है, एंड मीना मार्केट्स, राइट, जो EMEA मार्केट्स है, इमर्जिंग ईस्ट एशिया, 32% ऑफ सेल्स है, एशिया पैसिफिक 13% है, USA 24% है, इंडिया 31% है। तो न्यूजन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, एंड रिमेन्स टू बी सीन कि इनका मार्जिन क्या यहाँ से भी एक्सपैंड हो गया और दे विल स्टार्ट री इन्वेस्टिंग। दैट इज समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज 65% इनका रेवेन्यू इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बैंकिंग टुडे, राइट। फाइनली एक और हमारे पास जो IT प्रोडक्ट कंपनी है, दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ रेटगेन। तो रेटगेन भी स्टॉक तो काफ़ी अच्छा चला बीच में, नाउ प्रमोटर हैज ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग, बट अभी 60 PE पे है, बट इनके मार्जिन अभी भी फुल नहीं है, देयर मार्जिन आर एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस ये करते हैं, DASS करते हैं बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और द थर्ड बिजनेस इज बाय द नेम ऑफ मार्टेक। तो DAS में क्या करते हैं, बेसिकली टू गेज डिमांड एंड ऑप्टिमाइज प्राइसिंग, दैट कि अगर एक होटल 6 लोग देख रहे हैं तो उसकी डिमांड पेज को पता लग जाती है, एंड उसके हिसाब से प्राइसिंग ऑप्टिमाइज होती है। तो द लाइक्स ऑफ मेक माई ट्रिप एंड ये जो सारे लोग ये सॉफ्टवेयर लगाते हैं, दिस इज व्हाट DASS सॉफ्टवेयर इज बेसिकली।
and custom audiences based on travel intent and deliver insights including competitive and rate parity intelligence. तो बेसिकली जो आपके ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं तो उनको इंसाइट मिलती है कि यार सेम होटल का प्राइस बाकी वेबसाइट्स या पोर्टल्स पे कितने का है. दिस इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी डज. तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है और हाइब्रिड मॉडल है एंड यहाँ पे 32% रेवेन्यू इनका इससे आता है, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन में दिस इज एन AI-led product to standardize content distribution. तो दिस इज़ अ सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड ट्रांजैक्शन मॉडल. 22% रेवेन्यू यहाँ से आता है, राइट. फाइनली फिर जो थर्ड प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ मार्टेक, तो जो भी आपके जो पूरा स्वीट है डिजिटल मार्केटिंग का, दैट इज़ व्हाट द थर्ड प्रोडक्ट डज. एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑपरेशंस लेवरेजिंग द ट्रैवल इंटेंट डेटा. तो मैंने कहाँ पे ज़्यादा मतलब कौन सी साइट की ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आ रहा है फॉर वोकेशनिंग, राइट. तो उनकी या कौन सी कंट्री का ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, राइट. तो उस पर ज़्यादा मार्केटिंग करें. सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस दैट द थर्ड वन इज. And over here they have 45 to 46% of revenue coming from here, and it is a subscription and transaction led model. So again it's a business currently at 60 PE pair, but again it is sitting on operating leverage, so you have to see how long the operating leverage can play out for. But third business in IT product category is a business by the name of Redkin. So these are the IT product or IT software businesses which exist within the Indian landscape. So in the conclusion of this video, हमने सीखा कि कैसे हमने उन businesses को पढ़ा which could be the beneficiaries of digital infrastructure and digital India, and how some of these industries में like supply side बहुत concentrated है. जैसे हमने e-governance platforms की बात करी कि वहाँ पे there are only one company which controls 90-95% market share. फिर हमने जो डिजिटल ब्रोकरेजेस है उनकी बात करी कि हाउ सम ऑफ दीज ब्रोकर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर. फिर हमने एक्सचेंजेस का डिस्कशन करा जहाँ पे मोनोपोलाइज्ड है इस टाइम पे. फिर हमने डिस्कशन करा सॉफ्टवेयर कंपनीज का, दैट हाउ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज आर ग्रोइंग. फिर हमने फिनटेक्स की डिस्कशन करी, दैट हाउ सम ऑफ द कंग्लोमरेट्स आल्सो वांट टू एंटर दिस स्पेस एंड हाउ सम ऑफ दीज कंपनीज आर डूइंग वेल. देन फाइनली हमने डेटाबेस प्रोवाइडर्स की बात करी एंड जो जियो स्पेशल डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं हमने उनका डिस्कशन करा. सो दिस वॉज द क्रक्स ऑफ द वीडियो. आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग सब सेगमेंट लगा? Do let me know in the comment section below कि whether it was account aggregators, platforms, databases या जो geospatial services है वो. Do let me know in the comment section below. With this, also let us know in the comment section कि आप अगला industry analysis कौन सी industry पे चाहेंगे. So I'll give you some option. First option is water recycling, and second option is the jewelry industry, and third option is the real estate industry which could be looking at massive tailwinds. तो इन तीन इंडस्ट्रीज में से हमें अगला बिजनेस एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस कौन सी इंडस्ट्री पे बनाना चाहिए. Thank you so much for watching the video. Hopefully you subscribe to the channel. With this, Jai Hind.